कि भाई इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसके अंदर एक पीडीएफ की लिंक होगी, गूगल ड्राइव लिंक, आप वो खोलेंगे और उसे अपने मोबाइल में खोल के इस वीडियो को सुनते जाइएगा। जहां जहां जिस जिस पेज नंबर पे जाना है, जैसे मैंने कहा कि हम इस पीडीएफ के पेज नंबर 3 पे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में पेज नंबर डला हुआ है, ये पेज नंबर 3 कोने में राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में पेज नंबर है। तो मैंने कहा कि वीडियो के पेज नंबर 7 पे जाइए, तो ये आप पेज नंबर 7 पे चले जाएंगे, ये पेज नंबर 7। तो जब जब मैं पेज नंबर बोलूंगा उस पेज नंबर पे आप चले जाइएगा और वो पेज नंबर आप खोल लीजिएगा पीडीएफ का, बराबर। और उस पेज पे जो क्वेश्चन नंबर है वो मैं बोलूंगा और उस क्वेश्चन को फिर पूरा बोल के समझाऊंगा और उसका आंसर आपको तुरंत बता दूंगा। क्वेश्चन समझा दूंगा और आंसर बता दूंगा, और ये आंसर क्यों लगेगा ये भी बताता जाऊंगा मैं। और सिर्फ प्रैक्टिकल केस स्टडी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। यही सेल ऑफ गुड्स में होगा, यही पार्टनरशिप में होगा, यही कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब में होगा। चलिए समझ में आया क्या हुआ? चल, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पहला क्वेश्चन इस पीडीएफ के पेज नंबर 10 पे है। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन, मिस्टर डी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर ई फॉर 5 लाख रुपीज ऑन 15 दिन के क्रेडिट पे। चलो मैं हिंदी में ही बोलता जाऊं, क्वेश्चन आप देखते जाना। सही सही दिख रहा है कि स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपको? क्वेश्चन नंबर 5 का ए, मिस्टर डी ने कुछ गुड्स बेचे मिस्टर ई को 5 लाख रुपए के 15 दिन के क्रेडिट पे। मिस्टर डी ने गुड्स डिलीवर भी कर दिए, किसको? मिस्टर ई को। ड्यू डेट पर मिस्टर ई ने रिफ्यूज कर दिया पेमेंट देने से। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से बताइए कि मिस्टर डी के राइट्स क्या होंगे, बताइए। गुड्स डिलीवर हो गए मतलब पोजीशन ट्रांसफर हो गया है। डी क्या है? सेलर। अनपेड सेलर, अगर पोजीशन रहेगी ना उसके पास से, पी चला जाए, तो सिर्फ राइट अगेंस्ट बायर बचते हैं। और राइट अगेंस्ट बायर कौन कौन से हैं? सूट फाइल करने के लिए, डैमेजेस के लिए या इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, देख लो, सूट फॉर प्राइस, डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और सूट फॉर इंटरेस्ट। ओनली राइट्स अगेंस्ट द बायर बचे हैं, राइट अगेंस्ट द गुड्स नहीं है। चले जी, अब अगला क्वेश्चन पेज नंबर 22 ऑफ द पीडीएफ। ये देखें, मिस्टर जी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर एच फॉर सर्टेन प्राइस बाय इशू ऑफ एन इनवॉइस बट पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम वाज नॉट रिसीव्ड ऑन दैट डे। मिस्टर जी ने कुछ गुड्स मिस्टर एच को बेचे इनवॉइस पे, ठीक, उधार पे बेचे बिल बना के, लेकिन उसका पेमेंट उस दिन नहीं हुआ। गुड्स को पैक कर लिया गया था और वो मिस्टर जी के गोडाउन में पड़े हैं। गुड्स को मिस्टर एच के एजेंट ने इंस्पेक्ट भी कर लिया था और गुड्स ओके थे, ऑर्डर में थे, मतलब ओके, जैसे थे वैसे, जैसे होने चाहिए थे वैसे थे। लेटर ऑन, बाद में ड्यूज जो है कैश में सेटल हो गए, बाद में पेमेंट भी आ गया, तो अनपेड सेलर तो नहीं है। जस्ट आफ्टर रिसीविंग द कैश, मिस्टर जी ने मिस्टर एच को कहा कि भाई गुड्स आप मेरे गोडाउन से हटा लो, ताकि मैं वहां पर अपने खुद के गुड्स जो मेरे हैं, वो जो मैंने परचेस किए हैं, वो वहां पर स्टोर कर लूंगा। एक दिन बाद मिस्टर एच ने गुड्स नहीं लिए, तो मिस्टर जी ने वो गुड्स उठा के गोडाउन के बाहर ओपन स्पेस में रख दिए, लेकिन बारिश के कारण उसमें से कुछ गुड्स डैमेज हो गए। सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए एनालाइज करके बताइए कि वो जो गुड्स को नुकसान हुआ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या आपका उत्तर बदल जाएगा अगर ड्यूज कैश में सेटल नहीं होते और पेमेंट अभी भी पेंडिंग होता तो मुद्दा यह है कि डिलीवरी अगर बायर की तरफ से डिले हो रही है, डिलीवरी का एक्सेप्टेंस अगर बायर की तरफ से, सेलर ने तो बोल दिया ले जाओ डिलीवरी, अब बायर नहीं ले रहा है तो गलती बायर की। दूसरा, कैश में सेटल हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर गुड्स सर्टन स्पेसिफिक डिलीवरेबल और अप्रोप्रिएट भी हो गए हैं, यानी कि चूज भी हो गए हैं, पैक करके रख ही दिए हैं, क्योंकि उसने ओके भी कर दिया था, सब कुछ हो गया है, तो इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। और इधर ओनरशिप ट्रांसफर हुई, इधर इसका ट्रांसफर हो जाती है। तो गुड्स को जो भी लॉस हो रहा है उसके लिए कौन लायबल है? बायर ही लायबल है, सेलर लायबल नहीं है। बढ़िया है एकदम। चल, अगला क्वेश्चन पेज नंबर 35, फटाफट करना थोड़ा सा।
मिस्टर वुड्सवर्थ, मेसर्स वुडवर्थ एंड एसोसिएट्स जो वुडन लॉग्स, लकड़ी के पटिए वगैरह बेचती थी होलसेल और रिटेल में, कस्टमाइज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स की चॉइस के हिसाब से कस्टमाइज करके लकड़ी के टुकड़े काट के देते थे। वो रोज वुड, मैंगो वुड, टीक वुड, बर्मा वुड में काम करते थे। मिस्टर दास एक कस्टमर है, दुकान पे आए और उन्होंने 4 इंच चौड़े और 8 फीट लंबे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो कारपेंटर ने बोली थी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से लकड़ी मांगी। मिस्टर दास ने यह भी कहा कि मुझे ये लकड़ी के दरवाजे और विंडो फ्रेम बनाने के लिए स्पेशल पर्पस के लिए चाहिए। शॉप ओनर ने अग्री भी कर लिया कि ठीक है, आप जैसा बोल रहे हो वैसा मैं कर दूंगा, और वुडन पीस को कट करके बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 4 फीट और 8 फीट की चौड़ाई वाले बना के दे भी दिए। बाद में कारपेंटर ने जब मिस्टर दास के घर पे जाके देखा कि यार ये तो लकड़ी मैंगो ट्री की है, जो कि दरवाजे या विंडो फ्रेम बनाने के काम के हैं ही नहीं, तो कारपेंटर ने मिस्टर दास को बोला कि आप तो जाके वो वुडन लॉग लौटा के आ जाओ वुडवर्थ एसोसिएट्स को, दुकानदार को। शॉप ओनर ने मना कर दिया कि भैया अब आपके हिसाब से कट गया है, हमारे कोई काम के नहीं है ये, इसलिए अब हम वापस तो नहीं लेंगे, क्योंकि आप किसी और को भी नहीं बेच पाएंगे, कैन नॉट बी रीसोल्ड। तो प्रश्न ये है कि क्या उसको वो वुडन लॉग्स वापस लेने पड़ेंगे और क्या सेलर लायबल है, सेलर की गलती है। तो 16 सबसेक्शन 1 केवी टेम्पटर का एक्सेप्शन अथवा इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, दोनों लगे एक ही बात है, ठीक, दोनों लगा दो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। अगर बायर ने सेलर को अपनी रिक्वायरमेंट बता दी है, सेलर उस तरह के गुड्स में जनरली डील करता है और उसके जजमेंट पे रिलाई किया है और बोल दिया था कि भाई मैंने पर्पस बता दिया है क्या, कि दरवाजे और विंडो फ्रेम बनानी है, तो फिर अब गलती किसकी मानी जाएगी? अगर वो लकड़ी फिट नहीं उसके लिए तो सेलर की गलती मानी जाएगी, तो सेलर लायबल है। आ गया समझ में? क्वेश्चन पढ़ना आया? इतना बड़ा क्वेश्चन देके घबराने का नहीं, क्वेश्चन फुद्दू रहता है, वो बस दिखता है इतना खतरनाक है कि लोग पैनिक कर जाते हैं। पैनिक बिल्कुल मत करना, चौड़ में रहना कि सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक। अगला, सही कर रहा हूं ये मैं? समझ में आया कि कर क्या रहा हूं? ऐसा कल भी करेंगे और ऐसा आज जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है करेंगे, ठीक। अगला पेज नंबर 47, पेज नंबर बोलते जा रहा हूं मैं, इस पीडीएफ का पेज नंबर 47। चलो, मिसेस गीता एक लोकल चावल की दुकान पे गई, चावल और गेहूं की होलसेल शॉप पे 100 किलो बासमती चावल मांगे। शॉपकीपर ने कहा 125 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचूंगा। उसने बोला ठीक है, खरीद लूंगी। मिसेस गीता ने यह भी बोला कि सैंपल दिखाओ, आप मेरे को क्या बेचोगे उसका। तो शॉपकीपर ने सैंपल भी दिखाया, एक बाउल ऑफ राइस। सैंपल एग्जैक्टली लॉट से क्या कर रहा था? बल्क से कॉरेस्पॉन्ड यानी मैच कर रहा था। बायर ने सैंपल को एग्जामिन किया कैजुअली, कैजुअली मीन्स ऊपरी ऊपरी, ध्यान से नहीं देखा, और इस फैक्ट को तो नोटिस ही नहीं किया कि उसके अंदर छोटे और बड़े दाने चावल के दोनों थे। पढ़ना आ रहा है? ठीक। जब कुक ने घर में गए और बावर्ची ने, खाना बनाने वाले ने, वो बैग खोला तो उसने शिकायत की कि यार ये चावल तो वैसा टेस्ट नहीं करेंगे और जैसे चाहिए वैसे चावल, अपन ने जो सोचा था पुलाव बनाने के लिए वैसे चावल नहीं है। अब मिसेस गीता चाहती है कि मैं बायर के खिलाफ, सेलर के खिलाफ सूट फाइल कर दूं कि तूने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया और चावल मिक्स करके मेरे को चीप क्वालिटी के दे दिए। पर प्रश्न ये है कि क्या मिसेस गीता ने अपना पर्पस बताया था क्या? नहीं, ये सिर्फ सेल ऑफ गुड्स बाय सैंपल है। पर्पस तो आपने बताया नहीं कि क्या बनाने के लिए ले रहे हो। जब सिर्फ गुड्स बाय, सेल ऑफ गुड्स बाय सैंपल है, तो फिर एक ही कंडीशन रहती है कि द बल्क मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल, एंड इफ द बल्क या लॉट इज कॉरेस्पॉन्डिंग विद द सैंपल, तो सेलर की तरफ से कोई गलती है ही नहीं। सैंपल चेक करते समय आपको दिखाया था, आपने कैजुअली चेक किया, ध्यान दे लेते। हमने तो जो दिखाया था उसमें भी छोटे बड़े दाने थे, जो घर भिजवाया उसमें भी छोटे बड़े दाने थे। अगर आपको मिक्स दाने नहीं चाहिए थे तो आपको पहले मना कर देना चाहिए सैंपल देखते समय। इसका मतलब गलती बायर की है। बोलो हाँ, क्या लगेगा इसमें? केविएट एम्प्टर लगा दो, लेकिन इम्प्लाइड कंडीशन कोई सी भी इसमें लगने वाली नहीं है। एक्सप्लेन द बेसिक लॉ ऑन सैंपल, तो हाँ, एक तो केविएट एम्प्टर लगाओगे, दूसरा सेल ऑफ गुड्स बाय सैंपल वाली कंडीशन लगाओगे। देखो वो लगना चाहिए थी पर वो नहीं लगेगी, और सेलर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं किए, इसलिए जो भी गलती है वो बायर की है। तू जान, आया पक्का? चलो अगला है क्वेश्चन पेज नंबर 61 पे। जो लोग लैपटॉप पे चला रहे हैं और अडोबी रीडर में ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर टाइप कर रहे हैं, मैं बोलूंगा 61 तो वो 63 टाइप करना, 2 पेज आगे जाना।
क्योंकि यहाँ की नंबरिंग और ओवरऑल पीडीएफ की नंबरिंग में थोड़ा सा अंतर है। मैंने बोला 61 तो आप 63 कर देना उसको तुरंत। आया समझ में? शार्प बच्चा, बहुत बढ़िया। मिस्टर आर ने, जिनके पास 2 टू व्हीलर गाड़ियां हैं, विच शी हैंडेड ओवर टू हर फ्रेंड मिस्टर के ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। दो नहीं, एक ही है, टू व्हीलर, सॉरी मुझे लगा टू व्हीलर, एक ही गाड़ी है और वो टू व्हीलर है, ठीक है। तो मिस्टर आर के पास एक टू व्हीलर गाड़ी है जो उन्होंने अपने फ्रेंड मिस्टर के को दी सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न क्यों? सेल ऑन अप्रूवल, पसंद आए तो रखना, नहीं आए तो लौटा देना। एक वीक के बाद जब मिस्टर के ने नहीं गाड़ी लौटाई और नहीं पेमेंट किया, तो मिसेस आर बोलती हैं या मिस आर बोलती हैं कि भाई मेरे को मेरी गाड़ी वापस करो। लेकिन शी, मिस के ने वो गुड्स तो प्लेज कर दिए मिस्टर ए के पास और लोन ले लिया है। अब जब गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचे गए हों, तो एनी एक्ट ऑफ द बायर दैट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स, हाँ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस माना जाता है। तो क्या प्लेज कर देना, सब सेल कर देना, रिजेक्शन का नोटिस नहीं देना रीजनेबल टाइम में, ये सब एक्सेप्टेंस में जाता है। बराबर, देख रहे हो आप? ऐसा कुछ कर दे जिससे वो एक्सेप्टेंस के बराबर हो, या अपना अप्रूवल सिग्निफाई ना कर रीजनेबल टाइम में, या वो अप्रूवल ही दे दे डायरेक्टली, हाँ बोल दे, तो फिर समझ जाओ उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया। और गुड्स अगर एक्सेप्ट कर दिए तो सेल हो गई है। सेल हो गई है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। और बायर को, मिस के को, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो वो जो प्लेज हुआ है वो प्लेज वैलिड है कि नहीं है? वो प्लेज वैलिड है। और मिस आर जो केस से अपने गुड्स वापस मांग रही, वो मांग पाएंगे क्या? नहीं मांग पाएंगे। बोलो आया? क्वेश्चन इजी। अगला है पेज नंबर 73 पे। एक जना मुझे फटाफट से स्पीडोमीटर पे स्पीड देख के ही बताओ कि हम एक क्वेश्चन कितने मिनट में कर रहे हैं। प्लीज एक जना कोई संयम, एक दो क्वेश्चन मुझे बताना रैंडम चेक करके कि क्वेश्चन शुरू करने से लेके मैं बोलता हूं आया वहां तक में टाइम कितना लग रहा है। चलो पेज नंबर 73, पीडीएफ का पेज नंबर 75, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। मिस्टर टी एक रिटेल ट्रेडर हैं, अलग अलग तरह के फैन बेचते हैं। मिस्टर एम उसकी दुकान पे आए और बोला कि मेरे को एक एग्जॉस्ट फैन चाहिए किचन के लिए। मिस्टर शो ने कई प्रकार के ब्रांड के फैन दिखाए। मिस्टर एम ने बोल दिया कि ये पर्टिकुलर ब्रांड का फैन दे दो और ये ले जाऊंगा मैं। मतलब उन्होंने ब्रांड बताया कि भाई एग्जॉस्ट फैन तो भेज दूंगा, इनमें से कौन से ब्रांड का है? तो उन्होंने बोला भाई ये क्रॉम्पटन वाला दे दो, ठीक है। फैन डिलीवर हो गया मिस्टर एम के हाउस पे। जिस समय फैन का पैकेट खोला उनने तो देखा वो तो टेबल फैन है। भाई मांगा था एग्जॉस्ट फैन और भेज दिया टेबल फैन। उसने मिस्टर टी को इन्फॉर्म किया कि भाई आपने गलत चीज डिलीवर कर दी। मिस्टर टी ने कहा भाई आपको एक्सचेंज नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, डिलीवरी होती ही, अब आप तो बस, और प्राइस भी पे हो गई, अब आप तो रखो जो आ गया है। मिस्टर टी का राइट है क्या उसको एक्सचेंज कराने का या रिफ्यूज? मिस्टर टी 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 क्या दुकानदार का ये राइट है कि वो मना कर दे एक्सचेंज करने से? नहीं नहीं नहीं, दुकानदार का ये राइट नहीं है। क्यों? सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि मुझे एग्जॉस्ट फैन चाहिए, सैंपल तो बेटा चावल के, दाल के, इन चीजों के होते हैं, इन चीजों में तो डिस्क्रिप्शन आता है ना। एग्जॉस्ट फैन इज ए डिस्क्रिप्शन। 5 का ए क्या आंसर है? इनफैक्ट बल्कि ये तो और बढ़िया है, जब मैंने अपना पर्पस बताया हो सेलर को, सेलर उस तरह के गुड्स में डील करता हो, फिर भी वो अपना आईसीआई का आंसर, हाँ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन दोनों ही लगा दिया इन्होंने, पर भेज तो कुछ और ही दिया ना। मैं चावल और गेहूं मांगू और आप गेहूं दे दो, तो चावल की क्वालिटीज तो अलग अलग की बात समझ में आती, आपने तो चीज ही बदल दी ना, डिस्क्रिप्शन ही चेंज कर दिया। आइडियली डिस्क्रिप्शन लगना चाहिए इसमें, पर अब आईसीआई का आंसर है तो आप तो सेल एंड डिस्क्रिप्शन दोनों बोल देना। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन दे शुड मैच विथ सैंपल और बोथ एज द केस में बी डिप्लोमेटिक, ठीक। इन द गिवन केस द बायर हैड told the seller about his purpose, and since he wanted an exhaust fan for the kitchen, however the seller sold him a table fan, the goods are not according to the description, the buyer has a right to refuse the goods, it's a breach of condition। आया? और उसके बाद तो प्रश्न ये है, क्वेश्चन किस लैंग्वेज में है? क्या मिस्टर टी को ये राइट है कि वो रिफ्यूज कर सकते हैं? बोलो उनको ये राइट। ये नहीं पूछा है कि खरीदने वाले बायर को, मिस्टर एम को, ये राइट है क्या। मैंने आपको एक चीज बोली थी उस वीडियो में, हाउ टू राइट आंसर में, क्वेश्चन की लैंग्वेज में आंसर आएगा, यही तो शार्पनेस है यार।
आगे तक काम आएगी, फाइनल तक। क्वेश्चन पूछा है कि मिस्टर टी को राइट है क्या रिफ्यूज करने का, तो आंसर की लैंग्वेज भी यही होगी कि मिस्टर टी को रिफ्यूज करने का राइट, और फिर एक लाइन लिख दो, देयरफॉर द बायर विल सक्सीड इन गेटिंग द टेबल फैन एक्सचेंज्ड। और अब नीचे पूछ लिया उन्होंने, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू मिस्टर एम, ही कैन डिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस, और ही मे ऑल्सो गो फॉर एक्सचेंज ऑफ द टेबल फैन विद द एग्जॉस्ट फैन। पेज नंबर 83 फटाफट, 3.5 मिनट लग गए, ज्यादा है 85, इसमें ज्यादा लग गए, इसमें डिस्कशन भी था ना। अगला एक और देखते हैं। मिस्टर दास एक जनरल स्टोर के ओनर हैं, उनने 200 किलो बासमती चावल खरीदे एक स्पेसिफिक लेंथ के होलसेलर से, उनने सैंपल देखा चावल का और उसको अग्री कर लिया 150 रुपए केजी पे। जब सैंपल आया तो वो नोटिस करना भूल गए कि इसमें छोटे और बड़े चावल है। अब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है, मिसेस गीता वाला क्वेश्चन है। मजा आया है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यहीं छोड़ दो उसको, ये रिपीट है, अपन इसका आंसर देख चुके हैं। अगला 94 मतलब पीडीएफ का 96, दो क्वेश्चन इसमें है, इसका मत देखना। टीके ने ऑर्डर किया 1 इंच की टिम्बर यानी लकड़ी, थिकनेस कितनी 1 इंच, किससे क्या बनाने हैं, ड्रम्स बनाने हैं। सेलर ने अग्री किया कि मैं रिक्वायर्ड टिम्बर ऑफ 1 इंच भेज दूंगा। हाउएवर टिम्बर सप्लाइड बाय द सेलर वेरीज इन थिकनेस फ्रॉम 1 to 1.4 इंच, लेकिन उसने जो टिम्बर सप्लाई कर दी वो 1 से लेके 1.4 इंच की साइज को वेरी कर रही है। टिम्बर कमर्शियली फिट है जिस पर्पस के लिए आपने ऑर्डर किया है। आपने तो 1 इंच की मांगी थी ड्रम बनाने के लिए, हमने 1 इंच से कम वाली नहीं दी है, 1 इंच है उससे ज्यादा मोटाई वाली दी है, और जो ज्यादा मोटाई वाली है वो भी आपने पर्पस बता दिया है ना ड्रम, उससे भी ड्रम तो बन ही जाएगा। ठीक, टीके जो है यानी कि बायर टिम्बर को रिजेक्ट कर देता है कि भाई ये तो कोई बात नहीं, जो बोली थी वही दो। एक्सप्लेन विद रेलेवेंट प्रोविजंस कि ये रिजेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बोलो भाई। नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि वो क्वालिटी और फिटनेस आपने पर्पस भी बता दिया था ना, और जिस पर्पस के लिए बोला है सेलर ऑर्डिनरी डील करता है और उसने जो भेजी अगर उस कमर्शियल पर्पस के लिए फिट है तो फिर उसने कोई ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं किया है, और कोई ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं इसलिए आप वो टिम्बर रखना पड़ेगा, आपको रिसाइंड नहीं कर सकते। इन द इंस्टेंट केस the timber supplied by the seller is commercially fit for the purpose for which it is ordered, that is to make drums. It means the implied condition on the part of seller is fulfilled. Hence, TK cannot reject the timber. ये हो गया हमारा उत्तर, लेकिन ICAI ने इसका ऑल्टरनेटिव आंसर भी दिया है जो आपको लग रहा है। इससे आपके गले एक बात उतरी कि ऑल्टरनेटिव आंसर ICAI खुद भी देता है, कभी कभी दोनों लगते हैं, और आप बहुत ज्यादा घबरा मत जाना कि मैंने ये लिख दिया। अगर लग रहा है कि यार ये दोनों पॉसिबल हैं और आप कुछ एक लिख के आए हो तो वो सही हो जाएगा, चिंता मत करो। आया, सही कर रहे हैं। हाँ, ऑल्टरनेट आंसर क्या है भाई, इफ द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, जब डिस्क्रिप्शन में बोल दिया था 1 इंच और आप अगर दूसरी 1 इंच से ज्यादा वाली भी दे रहे हो तो वो डिस्क्रिप्शन को तो मैच नहीं कर रही ना, तो सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन का वायलेशन है, देयरफॉर इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच है, और इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच है तो टिम्बर वापस कर सकता है। दोनों तरीके से इस चीज को आप देख सकते हो, कोई सा भी एक लिख, दोनों सही है, दोनों सही है, जो एक कोई सा भी लिख, दोनों मत लिख के आना। अगला क्वेश्चन पेज नंबर 83 हुआ ना अभी, 94 हो गया, 94 हो गया, 106। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, एक और एक है इस पे, हाँ हाँ हाँ, दो। एबी ने बेचे 500 बैग गेहूं के सीडी को, हर बैग में 50 किलोग्राम गेहूं है। एबी ने 450 बैग तो रोड ट्रांसपोर्ट से भेज दिए और सीडी ने बाकी के 50 बैग जो है वो खुद आके ले लिए, तो 550 बेचे, 450 तो ट्रक से आपके यहाँ पहुंच रहे हैं, 50 आप खुद ही आके ले गए। सीडी वो 450 बैग की डिलीवरी लेता जो रोड ट्रांसपोर्ट से भेजे हैं, उसके पहले सीडी क्या बन गया, बैंकरप्ट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का क्वेश्चन है। ए बी अभी भी अनपेड सेलर है, वो गुड्स जो ट्रांजिट में है 450 बैग जो ट्रक में है लोड ट्रांसपोर्ट में, उनको क्या कर लेता है, स्टॉप। सीडी की इंसॉल्वेंसी पे जो ऑफिशियल रिसीवर है, जानते हो आप इंसॉल्वेंट का ऑफिशियल रिसीवर, तो बायर की ऑफिशियल रिसीवर ने उन बैग्स को मांगा कि अब आप ये बैग नहीं रख सकते क्योंकि गुड्स का स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो गया है और गुड्स हमको ही देना पड़ेंगे आपको। कौन मांग रहा है, ऑफिशियल रिसीवर। टोगा के हिसाब से बताइए कि इसमें क्या होगा। चलो भाई,
इन द इंस्टेंट केस बायर इंसॉल्वेंट हो गया, 450 बैग ट्रांजिट में है, ट्रांजिट में है, तो जो 50 है वो तो नहीं, वो तो गए, पर जो अभी भी ट्रांजिट में है, क्योंकि ट्रांजिट कब का एंड होती है, जब सेलर बायर या उसका एजेंट डिलीवरी या तो खुद आके क्लेम कर ले, या गुड्स डेस्टिनेशन पहुंच गए हो और बायर को नोटिस हो गया हो या उसके एजेंट को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी गुड्स ट्रांजिट में है। और अगर ट्रांजिट में है तो फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट जिंदा है, और अगर बायर स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है तो कर सकता है, करना चाहता है तो कर सकता है। तो क्या फिर ऑफिशियल रिसीवर वो क्लेम कर पाएगा बैग्स? नहीं, तो ऑफिशियल रिसीवर ऑन सीडीज इंसॉल्वेंसी कैन नॉट क्लेम द बैग्स। याद रहेगा ये क्वेश्चन? सही कर रहे हैं, चलने देना। अगला क्वेश्चन 119 पे, 106 पे, 106 पीडीएफ का पेज नंबर 108। सोनल ज्वेलरी शॉप पे गई, सबसे प्यारा क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट पे गुस्सा है वो वाला क्वेश्चन, सजेस्टेड आंसर पे गुस्सा है वो वाला क्वेश्चन, है ना। इनका सजेस्टेड आंसर कभी गले के नीचे नहीं उतरता, कुछ तो भी लिखा रहता है, सारे नहीं कुछ कुछ। चलो, सोनल गई ज्वेलरी शॉप पर और उसने सेल्स गर्ल से कहा कि मुझे डायमंड के बैंगल दिखाओ जिसमें रूबी स्टोन लगे हों। ज्वेलर ने बोला कि यार देखो मैडम, डायमंड बैंगल तो बहुत सारे, लेकिन लाल स्टोन उसके अंदर लगे हुए हैं, रूबी का स्टोन नहीं लगा हुआ है। अगर आप चूज करोगे कोई पर्टिकुलर स्पेशल डिजाइन ऑफ बैंगल तो हम लाल स्टोन की जगह उसमें रूबी के स्टोन लगा देंगे, ठीक है। लेकिन रूबी स्टोन के लिए फिर हम अलग से चार्ज करेंगे भैया, ये सब अमेंडमेंट करने के लिए, ऑल्ट्रेशन करने के लिए। सोनल ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेट ऑफ डिजाइनर बैंगल, 2 बैंगल पसंद कर लिए, उनकी कीमत भी दे दी, उसने रूबी स्टोन लगाने के अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस भी दे दिए। ज्वेलर ने रिक्वेस्ट करा उसको कि 1 हफ्ते बाद आना, आपको हम बैंगल तैयार करके दे देंगे। जब वो 1 हफ्ते बाद गई डिलीवरी लेने बैंगल्स की, तो उसने देखा कि रूबी स्टोन, रेड स्टोन लगा हटा के रूबी स्टोन लगाने पर बैंगल की जो स्पेशल डिजाइन थी, वो कलाकारी, वो तो पूरी खराब हो गई, डिस्टर्ब हो गई कंप्लीटली। नाउ शी वांट्स टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, अब वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती है और वो बोल रही है मैनेजर को कि भैया मेरे को मेरा पैसा वापस दे दो, लेकिन मैनेजर ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं मिलेगा। सेल ऑफ गुड्स के हिसाब से बताओ क्या होगा, स्टेट विद रीजन, क्या सोनल अपना पैसा ज्वेलर से वापस ले पाएगी? दूसरा, व्हाट वुड बी योर आंसर अगर ज्वेलर ने ये बोला होता कि हम डिजाइन वापस से वही लाके दे देते हैं लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, बताइए। तो भाई देखो यार, इसका जवाब उन्होंने सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 से दिया है। उनका कहना है कि जब सेल ऑफ गुड्स बाय, और सही भी है ये, जब जब सेल ऑफ गुड्स होता है प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होती है जब गुड्स फ्यूचर में आने वाले हों बन के, और जब तक वो आए ना हो और अप्रोप्रिएट ना हुए हों पूरी तरह से। अप्रोप्रिएशन याद करो किसको बोलते हैं, है ना। तो अभी अभी प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी आप उसको तैयार करके दोगे और उसके बाद जो मैंने बोला है वैसे नजर आएंगे, तब जाके वो सेल बनेगा। तब तक वो सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल है, क्योंकि यहाँ पर गुड्स उस परिस्थिति में आई नहीं जैसे होने चाहिए, इसलिए ये सेल नहीं हुआ है। एडवांस दे देने से भी सेल नहीं हुआ है, ये अग्रीमेंट टू सेल ही है। और अग्रीमेंट टू सेल जिन गुड्स का हुआ है, अगर वो गुड्स वैसे है ही नहीं बाद में जब बन के आए, तो फिर मैं अग्रीमेंट रिसाइन कर सकता हूं। इसलिए यहाँ पर सोनल को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, क्योंकि सेल नहीं हुई है। ये अग्रीमेंट टू सेल था जिसको सोनल रिसाइन कर सकती है। नहीं लगाने नहीं ना मर्चेंटेबिलिटी, मर्चेंटेबिलिटी मतलब गुड्स की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। अब सोने के गहनों में क्वालिटी नहीं, क्वालिटी क्या, मेरी डिमांड पूरी नहीं हो रही, जो मैं चाह रहा था वैसे नहीं है आया। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन भी तब होती है जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई होती। ये तो अग्रीमेंट टू सेल है जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं है, क्योंकि सेल ही तब होगी जब गुड्स अप्रोप्रिएट हो जाए, फाइनली उस पोजीशन में आ जाए कि हाँ अब मैं डिलीवरेबल स्टेट में हूं और आके ले जाओ। अभी तो डिलीवरेबल स्टेट में ही नहीं आए ना, याद करो। रिस्क कब ट्रांसफर हो, ओनरशिप कब ट्रांसफर हो, जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आए, है ना। मतलब स्पेसिफिक गुड्स हो जाएं, एसर्टन हो जाएं, एसर्टन स्पेसिफिक होने के बाद डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएं और अप्रोप्रिएट भी हो जाएं। अब अप्रोप्रिएट कब होगा, जब आप जैसा बोला वैसा पूरा बना के पहले तो हमको नोटिस दो कि आ जाओ डिलीवरी ले जाओ, और फिर हम चूज करेंगे कि हमको जैसे पसंद आए हैं वैसे है नहीं। और अगर ये वैसे नहीं है तो अभी ये ओनरशिप सेल हुई नहीं है। सेल हुई नहीं मतलब अग्रीमेंट टू सेल ही, और अग्रीमेंट टू सेल को मैं तोड़ सकता हूँ, रिसाइन कर सकता हूँ। आया। तो देखो आप, हम आमतौर पे इसको सोचते हैं, जैसे मैं मुझसे आप ऐसे रैंडमली पूछो तो आधी रात को उठा के पूछो तो पहला इंक्लाइनेशन किस तरफ जाता है, सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन पे जाता है कि यार मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया था और गुड्स उसके अकॉर्डिंग नहीं है, गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन,
तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एज टू डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डिजाइन जो मैंने पसंद की थी वो मेरा डिस्क्रिप्शन है, और अगर बाद में जो आ रहे हैं वो अगर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है, जैसी डिजाइन थी वैसे नहीं है, तो ये भी लगा दो तो मेरे हिसाब से गलत होना नहीं चाहिए। मन मेरा ये बोल रहा है, पर इन्होंने जो आंसर दिया है मैं आपको वो बता रहा हूँ इतनी देर से। आई बात समझ में, है ना? अपन बात कर चुके इस वाले पे पहले। तो सोनल हैज टू राइट हैज द राइट टू अवॉइड द अग्रीमेंट टू सेल। क्या था ये? सेल के अग्रीमेंट टू सेल, अग्रीमेंट टू सेल। अच्छा, जूलर अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट ले तो बोले एक्स्ट्रा, अगर वो बैंगल को वापस सुधार के दे, ठीक करके दे तो करेगा, पर उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस कॉस्ट बायर बियर नहीं करे। चलो, इसमें ज्यादा टाइम लगा थोड़ा सा। अब आओ पेज नंबर 119 पे। ये भी एक तगड़ा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा प्राण लेता है ना? ये सब पीवाईक्यू के क्वेश्चन है। मिस्टर के ने विजिट किया मकराना मार्बल्स। जतिन, महक, प्रथम, अंश, अंशुल, प्रियांशी, वैभवी, रोहन, अंशुल राठौड़, सबको प्रणाम बेटा ऑनलाइन। चलो, मकराना मार्बल्स फेमस है, मकराना का मार्बल जयपुर के पास, राजस्थान। मिस्टर के उनकी दुकान पे गए मार्बल और टाइल्स खरीदने के लिए अपने नए घर के लिए। उन्होंने दुकान के ओनर को बोला, मिस्टर जे को, मतलब जे क्या है? सेलर, और के क्या है? बायर। ऐसा इतना बार बार पढ़ के कंफ्यूजन हो जाए तो तुरंत है ना पेपर में धीरे से पेंसिल से ये बायर है सेलर है अटका लेने का, ताकि बार बार वो इतनी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने में दिक्कत ना आए, है ना? या पीछे रफ वर्क का पेज है अपना, वहां पर फटाफट बायर जे सेलर के मकराना मार्बल नाम है, फटाफट से बड़ी रफ तरीके से उर्दू कन्नड़ में, है ना, उर्दू या कन्नड़ में, तमिल में। मिस्टर जे को बोला कि यार एक बार आके आप घर देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या मिक्स लगेगा, कितनी मिक्स मतलब कितनी मार्बल और कितनी टाइल्स लगेगी, और कितने स्क्वायर फीट का मार्बल लगेगा और कितनी स्क्वायर फीट की टाइल्स लगेगी। तो मिस्टर जे को किसने बोला कि आप एक बार घर आके देख लो यार? मिस्टर के ने। ठीक, समझदारी की। तो मिस्टर जे जो है वो अग्री भी कर देते और अगले दिन घर जाके देख भी लेते हैं। तो उन्होंने सब देखा। क्या देखा? रूम देखा फर्स्ट फ्लोर का, कार पार्किंग स्पेस देखी, सब कुछ देखने के बाद मिस्टर के ने, दुकानदार ने कहा कि भाई सेकंड, हाँ बायर ने कहा कि यार आप सेकंड फ्लोर पे देख लो एक बार, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन प्लान पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट। नीचे तो हमने पार्किंग स्पेस निकाल ली है, थोड़ा सा रूम अलग है, ऊपर तो पूरी मंजिल ऐसी भरी हुई है, तो एक बार वो देख लो, उसका कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। तो मिस्टर जे ने इग्नोर कर दिया, अरे बोले मैं सब देख लिया, हो गया, वो तो भिजवा दूंगा मैं जितना चाहिए उतना। ठीक, यहाँ तेज कौन चल रहा है? जे यानी सेलर, है ना, ज्यादा उसको खुश अपने आप पे। मिस्टर जे ने 146 ब्लॉक ऑफ मार्बल भेज दिए रूम के साइज के हिसाब से, और 16 बॉक्सेस ऑफ टाइल्स भेज दिए, और टाइल्स के ऊपर ये वर्ड ऑफ कॉशन लिखा, वर्ड ऑफ कॉशन यानी खतरे का वर्ड, डेंजरस नेचर डिस्क्लोज किया कि इसके ऊपर रीजनेबल वेट ही आएगा। क्या आएगा? रीजनेबल वेट ही डालना। मार्बल एंड टाइल्स वर सक्सेसफुली लेड एक्सेप्ट ऑन सेकंड फ्लोर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ द मार्बल। मार्बल और टाइल्स जहां जहां लगने थे सब दूर लग गए, सेकंड फ्लोर पे बड़ी दिक्कत आई क्योंकि मार्बल का साइज सेकंड फ्लोर के रूम पैटर्न के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा था। मार्बल टाइल्स फिटेड इन द पार्किंग स्पेस भी डैमेज हो गई, क्योंकि अभी सीमेंट बैग्स और आ रहे थे, अभी तो कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, तो इतने में एक सीमेंट की गाड़ी आके पार्किंग में खड़ी हुई, तो वो जो टाइल्स लगाई थी पार्किंग में वो भी टूट गई। मिस्टर के ने मिस्टर जे को बोला कि रिप्लेस करके दो मेरे को मार्बल और टाइल्स, तो मिस्टर जे ने रिफ्यूज कर दिया, ये बोलते हुए कि भैया आपके हिसाब से हमने मार्बल को काट पीट के दिया है, एक तो वो, एंड इट वाज अनसेफ टू फिट टाइल्स एट द पार्किंग स्पेस। पार्किंग स्पेस पे टाइल्स फिट करना अनसेफ था, आपने वहां पे टाइल्स, क्योंकि टाइल्स पे तो हेवी वेट आता ही नहीं है। डिस्कस इन द लाइट ऑफ सोगा कि क्या मिस्टर जे दुकानदार जो रिफ्यूज कर रहे हैं उनका ऐसा करना सही है, और दोनों की ड्यूटीज बताइए, बायर और सेलर की। ये तो हुआ पहला पार्ट। दूसरा, क्या वेदर द रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टाइल्स बी इम्पोज्ड, क्या मकराना मार्बल पे थोपना चाहिए कि आप डैमेज टाइल्स को रिप्लेस करके दो। क्वेश्चन समझ में आ गया? मकराना की जगह अगर मेहरबान नाम हो जाता तो भी चलता, टाइल्स की संख्या 146 की जगह 148 हो जाएगी तो भी चलेगा। क्वेश्चन पढ़ के मजमून समझ में आ जाएगा कि है क्या, दे दनादन जो भी आंसर है आपको याद है समझ में, और इन द फलाना केस ये ऐसा कर पाएंगे, ऐसा पूरा क्वेश्चन नहीं भी पढ़ो तो आ जाएगा। अब इस तरीके से तैयारी चल रही है, बोलो हाँ, है ना? चल
और चावल वाले वो मिक्स थे, छोटे बड़े दाने, चावल की जगह गेहूं कर दे तो भी वो आंसर बनेगा। हाँ भाई, Mr. J can refuse to replace the marble as he supplied the marble as per the requirement of the buyer, that is Mr. K. ओ, कौन जीत रहा है? जे। फर्स्ट फ्लोर के मार्बल की बात चल रही है, तो फर्स्ट फ्लोर का मार्बल तो आपके हिसाब से था, वो तो सही लग गया ना, आया समझ में? तो उसको तो रिप्लेस करना ही नहीं है। अब रही बात टाइल्स की, तो क्या होगा? देखो दूसरी बात, इम्प्लाइड वारंटी एज टू डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स या इम्प्लाइड कंडीशन, जिसमें उसने वर्ड ऑफ क्वेश्चन लिखी, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड इस क्वेश्चन का। उसने टाइल्स जब भेजी थी तो एक क्वेश्चन लगा कि आप देखो मेरी बात सुनो, आप सीमेंट बैग की ट्रक ला रहे हो पार्किंग पे, घरों की पार्किंग में ट्रक नहीं खड़े होते, टाइल्स हमारे यहाँ भी लगे, अपने यहाँ भी लगते हैं, बोलो हाँ। कार तक तो झेल लेता है वो, कमर्शियल व्हीकल थोड़ी आएगा उसके ऊपर, कंज्यूमर व्हीकल तो आ सकते, कार वार आया, और वर्ड ऑफ क्वेश्चन लिख के भेजा, तो इसलिए वो जो टाइल्स टूट गई है उसको भी रिप्लेस करने के लिए सेलर बाउंड नहीं है, सॉरी मतलब सेलर इज नॉट बाउंड कि वो रिप्लेस करके दे, बराबर यही है। मिस्टर के की क्या ड्यूटी है? के कौन? बायर, कि उसको एग्जामिन करके लेना चाहिए और जो भी क्वेश्चन दिया उसको फॉलो करना चाहिए और उसके ऊपर रीजनेबल वेट ही लगवाना चाहिए। मिस्टर जे की ड्यूटी क्या है? कि वो रीजनेबली फिट होना चाहिए जिस पर्पस के लिए, तो रीजनेबली फिट थी, घर के पार्किंग के लिए टाइल्स लग जाती है, आ रही क्या बात समझ में? रीजनेबली तो फिट है ना, अब आप अनरीजनेबल चीज चढ़ा दो उसके ऊपर तो चलेगा नहीं। सर क्वेश्चन 46 एक बार प्लीज, क्वेश्चन 46 कहाँ पे वेदिका बेटा? 46 तो है ना, पेज 46 क्वेश्चन की पेज, हाँ। केवीएट एम्प्टर लगेगा यहाँ पे कि आपको सेटिस्फाई करना चाहिए कि आप जो चीज ले रहे हो वो, अगर आपको पर्पस ये था कि यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आएंगी तो फिर आपको टाइल्स की जगह और कुछ मांगना था, पेवर टाइल्स मांगने थे, आया? तो यहाँ पर गलती किसकी है? बायर की। ऑल्टरनेटिव अलग है, अपन तो इनका पढ़ रहे ना पहले, ऑल्टरनेटिव में क्या दिया ये भी पढ़ लेते हैं। ऑल्टरनेट आंसर ये है कि जब हम सेलर को अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं, पर्पस बता देते हैं, सेलर उस तरह के गुड्स में डील करता है और उसके पर्पस और वो जो बोल रहा है, वो जो गुड्स भेज रहा है उस पर रिलाई करते हैं, तो फिर तुझे ही वो टाइल्स भेजनी चाहिए थी जो हर तरह का ही वेट संभाल सके, तो फिर उस केस के अंदर सेलर भी लायबल हो सकता है। देखो वकालत में तो दोनों चीजें प्रूव हो सकती है ना, आप समझ रहे हो, 2 और 2 5 भी हो जाता है और 2 और 2 4 भी हो जाता है। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें ऑल्टरनेट आंसर है। ऑल्टरनेट आंसर जिस क्वेश्चन में होते हैं उसमें किस बात को लेके आपको चलना है कि दोनों में से एक भी लिख के आ जाएंगे तो नंबर पूरे आ जाएंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है, दिक्कत तो नहीं है कुछ, है ना? ऑल्टरनेट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, आप जो सोच रहे हो वो भी सही, ये जो कह रहे हैं वो भी सही, और ये तो दोनों ही बात कह रहे हैं। चलो ये वंडर बुक नहीं बेटा, ये अलग भेजी मैंने ग्रुप पे लिंक पीडीएफ की, खोल उसको। चलो वेदिका, पेज नंबर 119 हो गया, 131। एक ऑक्शन सेल सर्टन गुड्स का चल रहा था 7 मार्च को, फॉल ऑफ हैमर इन फेवर ऑफ हाईएस्ट बिडर एक्स, पेमेंट ऑफ ऑक्शन प्राइस वाज मेड ऑन 8 मार्च, डिलीवरी होगी 10 मार्च को, बेस्ड अपॉन द प्रोविजंस ऑफ सोगा डिसाइड व्हेन द ऑक्शन सेल इज कंप्लीट। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखने में कैसा लग रहा है? प्रैक्टिकल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑक्शन सेल में जैसे ही फॉल ऑफ हैमर होती है वैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, पेमेंट कब कर रहे हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और डिलीवरी कब हो रही है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इन एन ऑक्शन सेल द सेल गेट्स कंप्लीटेड ओनली एट द फॉल ऑफ हैमर और एनी अदर कस्टमरी मैनर। बहुत बढ़िया, सेकेंड फ्लोर का नहीं लिखना है वैभव इसमें। चलो, सर्टन गुड्स वर सोल्ड बाय सैंपल बाय जे टू के, जे सेलर, के बायर, सेल बाय सैंपल, who in turn sold the same goods to sample by sample to L, and L by sample sold the same goods to M. M found that the goods were not according to the sample and rejected the goods and gave notice to L. L sued K and K sued J. Can M reject the goods? Also advise KL Rahul as per the provisions of sale of
गुड्स एट, के और एल लिखा है ना, समझ में आया? मैंने आपको सैंपल का पाउच भेजा, जिपर, चावल भर के, ये चलता है ना अनाज मार्केट में, जिपर भर के भेजा, आपने खरीद लिया, बोले ठीक है भिजवा दो माल, सैंपल अच्छा है। वही सैंपल आपने अगली पार्टी को दे दिया, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा, उसने होलसेलर को भेजा, होलसेलर ने कहा भिजवा दो, उनके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। होलसेलर ने रिटेलर को भेजा, किराने के दुकानदार को, उसने भी सैंपल देखा और बोले माल भिजवा दो। और अंत में जब ये माल पहुंचते पहुंचते आखिरी में पहुंच गया वो बोरा भर के, पैक बोरा, किसके पास? रिटेलर के पास। तो वो गुड्स जो सैंपल चल रहा था, पूरी चेन, सैंपल चेन, उससे मैच नहीं। क्वेश्चन अब इमेजिन कर पा रहे हो बोलना क्या चाह रहा है कि जरूरी था ऐसा करना? बोलो हाँ। सिर्फ सैंपल पे खेल हो रहा था और अंत में माल डिलीवर हो गया। और जब अंत वाले ने खोल के देखा तो गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, तो ये अपने सेलर को शो करेगा, वो अपने सेलर को, मतलब रिटेलर होलसेलर को, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट सेलर को जिसने सबसे पहले बेचा। आया समझ में? आया? अपन एग्जांपल में अपनी मर्जी से वर्ड डालें ताकि क्लैरिटी आए, समझ में आए। तो प्रश्न ये है कि कैन एम रिजेक्ट द गुड्स? आखिरी बायर कौन है? एम। एम रिजेक्ट कर सकता है क्या? हाँ, जब गुड्स किससे सोल्ड हो रहे हो? सैंपल से, तो द बल्क मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल। और अगर नहीं हो रहा है तो बायर हैज अ राइट टू repudiate the contract and reject the goods and also claim damages, क्योंकि ये सेल ऑफ, ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, बराबर ना? पक्का? कोई डाउट अभी तक में है? अभी तक में पक्का सबको ना? कोई डाउट नहीं ना? चलने दो, आगे पूछ रहे हैं के और एल को भी एडवाइस करो कि वो क्या कर सकते हैं। तो देखो इनने क्या आंसर दिया है, सेक्शन, इसका सेकंड पॉइंट, द बल्क मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल। बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी आपको टू कंपेयर द बल्क विद द सैंपल। इन दिस केस मिस्टर एम के गुड्स मैच नहीं कर रहे तो ही कैन रिजेक्ट द गुड्स एंड सू एल। एम किसको सू करेगा? एल को। विद रिगार्ड्स टू के एंड एल, एल कैन रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम के एंड के कैन रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम जे, बट बोथ के एंड एल, for both it will not be treated as breach of implied condition as to sample, as they have accepted the sold goods according to section 13(2) of the sale of good। सू तो कर पाएंगे लेकिन इसको इम्प्लाइड हाँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में के तहत ये सूट फाइल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जो ब्रीच ऑफ कंडीशन की है वो नहीं लगेगी। पूछो क्यों? एक्सेप्टेंस हो गया, तो अब आप इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच हुआ है बोल के नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप डैमेजेस ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आपने कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर दिया है। क्यों? क्योंकि जब गुड्स अकॉर्डिंग टू सैंपल ना हो तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है, पर सब सेल कर देना इज इक्वल टू गुड्स को एक्सेप्ट कर लेना होता है। आगे समझ में? इसलिए ये दोनों तो ब्रीच ऑफ वारंटी के हिसाब से सिर्फ डैमेजेस लेंगे, और मिस्टर एल जो है वो सिर्फ एम को क्या कर सकता है? आया? एल सिर्फ एम को गुड्स लौटा देगा और एम एल को लौटाएगा, एल के को नहीं लौटा सकता। एल को तो वो गुड्स रखने ही पड़ेंगे। एल ज्यादा से ज्यादा के को सो करके डैमेजेस दे सकता है और के जे को सो करके ज्यादा से ज्यादा डैमेजेस दे सकता है। पहुंच गई बात? ये कॉन्सेप्ट तगड़ी पड़ी हुई है इसलिए गले उतर रहा है ना? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। सिर्फ क्वेश्चन जो कराते हैं वहां ये हो सकता है कि क्वेश्चन रट लिया और ठीक है आंसर कर देंगे, पर क्वेश्चन का मजा इसलिए आ रहा है और क्वेश्चन करने में कॉन्फिडेंस भी इसलिए आएगा क्योंकि पीछे की कॉन्सेप्ट जबरदस्त करी हुई है। पहुंची बात? ब्रीच ऑफ कंडीशन में दोनों राइट है ना, पर ब्रीच ऑफ वारंटी में सिर्फ एक राइट है। और कंडीशन कब वारंटी ट्रीट हो जाती है? जब आप एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट कितने तरीकों से होता है? 3। सब सेल कर दिया ना, वन ऑफ द वेज ऑफ एक्सेप्टेंस। बहुत बढ़िया। 131 हो गया क्या? ये 138 131 हो गया ना? ये 138। मजे की बात, पिछले 10 अटेम्प्ट्स में जब से ये सीपीटी हटा है और लिखने का आया है लॉ, तब से अभी तक के पीवाईक्यू के सेल ऑफ गुड्स के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे। आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद फिर एम्प्टी बैटरी देंगे फटाफट से। सारे क्वेश्चन हो गए जितने पॉसिबल आए, सारे ले लिए सारे। एक से एक फर्नीचर डीलर है, उसने गुड्स डिलीवर किए फर्नीचर, किसको? वाई को। वाई को प्राइस पे करनी है 3 इंस्टॉलमेंट में। टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट के हिसाब से फर्नीचर वाई की प्रॉपर्टी बन जाएगा आखिरी इंस्टॉलमेंट पे। बिफोर वाई हैज पेड द लास्ट इंस्टॉलमेंट ही सोल्ड द फर्नीचर टू जेड
who purchased it in good faith. X brought a suit against Z for the recovery of furniture on the ground that Z had no title to it. Discuss the case on the basis of सोगा. अरे एक क्वेश्चन और है बस, ये दो आखिरी के दो है. हाँ जी. क्या बनेगा आंसर बताओ. सजेस्टेड आंसर्स, फाउंडेशन, लॉ, दिसंबर 23. ये रहा पेपर. क्वेश्चन नंबर बोलना. 5 का ए. आंसर. in the instant case, furniture was delivered to Y under an agreement that price was to be paid. The furniture to become property. ठीक है. Here Z acquired a good title to the furniture since he purchased the furniture in good faith. Hence X will not succeed in his suit for the recovery of furniture as Z acquired the good title of the furniture. वही उत्तर दे रहे जो मैंने बोला. आया. कॉन्ट्राडिक्टरी, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है. आईसीआई का आंसर है. आईसीआई के मॉड्यूल में लिखा है कि इवन बोनाफाइड. तो जनरल रूल ये है, मेरी बात सुनो, वो जो बात लिखी है वो भी गलत नहीं है. जनरल रूल तो यही है ना कि अगर आपके पास ओनरशिप नहीं तो इवन बोनाफाइड भी हो तो नहीं दे पाओगे. एक्सेप्शन में जाके बोला कि चलो फिर भी एक काम करते हैं, बोनाफाइड को तो दे ही दोगे जो गुड फेथ में खरीदता है उसका. अच्छा, मॉड्यूल में लिखा है, पेज नंबर बोल तनिष्क. मॉड्यूल के 3.12 पे सेल और हायर परचेज में डिफरेंस है. और वो लास्ट पॉइंट जो मेरे नोट्स में है वही मॉड्यूल में भी है कि बोनाफाइड परचेजर को गुड टाइटल नहीं मिलता हायर परचेज में जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं होती है. ठीक. और इनके सजेस्टेड आंसर में ये है, तो अपन इसमें ऑल्टरनेट आंसर देके आ सकते हैं ना कि नेमोडेट क्वाड नॉन हैबिट का जो एक्सेप्शन लगता है उसके हिसाब से तो गुड टाइटल होगा. बट हायर परचेज में एक स्पेशल पॉइंट है कि अगर इफ इट इज अ केस ऑफ हायर परचेज तो फिर उस केस में इवन अ बोनाफाइड टाइटल, बोनाफाइड परचेजर विल नॉट गेट अ गुड टाइटल. बेटा संयम, मेरी बात सुनो. अभी आप गेट यूज्ड टू इट. ये तो थ्योरी है, इसमें तो बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं, मल्टीपल आंसर बनते हैं. आपको आईसीआई की भयानक गलतियां आगे जाके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में नजर आएगी. जब सीए इंटर के कॉस्ट में, सीए फाइनल के एसएफएम में आप देखोगे कि क्या ही कुछ तो भी आंसर है यार, पूरा आंसर ही गलत है सजेस्टेड. तो आपको समझ में आएगा कि आईसीआई किस लेवल पे खेल खेल रहा है. सैकड़ों वीडियो हैं बड़े बड़े टीचर्स के, सबके पुराने टीचर्स के, बताया था ना मैंने आपको. चले आ गया समझ में. पेज नंबर 140 पे एक और क्वेश्चन था ना, मेहनत कर रहे ना, बात नहीं. ए अगेंस्ट बी टेंडर आर अग्रीज टू सेल एंड डिलीवर 1000 किलो टमाटर 100 रुपए पर केजी पे जो 15 जुलाई को डिलीवर हो जाएंगे. टमाटर की प्राइस बढ़ गई मार्केट में. आर सिर्फ 700 किलो टमाटर ही दे पाया 15 जुलाई को और बोलता है कि बैलेंस क्वांटिटी में अगले महीने कर दूंगा. बी ने 700 किलो एक्सेप्ट कर लिए हैं जो आर ने भेजे. लेटर आर बैलेंस क्वांटिटी नहीं दे पाया तो बी अब 700 किलो टमाटर की प्राइस भी देने से मना कर रहा है. तो क्या बी रिफ्यूज कर सकता है कुछ भी देने के लिए और बोले ले जाओ अब मेरे को कुछ भी नहीं खरीदना. बोले जब गुड्स इंस्टॉलमेंट में देने की बात ना हो तो सेलर की ड्यूटी है कि वो इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी ना करे. और अगर सेलर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी करता है तो बायर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कर सकता है. लेकिन अगर बायर इंस्टॉलमेंट डिलीवरी एक्सेप्ट कर ले, ये ऑप्शन एक बार है कि वो अवॉइड कर सकता है. अगर उसने एक बार एक्सेप्ट कर ली 700 किलो की इंस्टॉलमेंट डिलीवरी तो फिर वो बाद में जितना एक्सेप्ट कर लिया उसको मना. तो क्या 700 केजी की प्राइस तो बायर को देनी पड़ेगी, यहाँ पे उसको मना नहीं कर सकता. बोलो आया. ये 300 के लिए वो रिसाइन कर सकता है. हाँ, और 300 अगर वो बाद में दे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिसाइन भी कर सकता है. पर 700 केजी की जो प्राइस देने से मना कर रहा है वो तो वो मना. उसका डैमेजेस तो मांगेंगे ना. हाँ, पर प्रश्न पूछा ही नहीं डैमेजेस के बारे में. ज्यादा लिख के आने का नहीं. नाम क्या, तो बोले मेरा नाम महक जैन, पापा का नाम ये, मम्मी का नाम ये, यहाँ रहती है वो करती. तब पूछा क्या, बोलो हाँ नाम क्या.
महक जैन, बात खत्म। जितना पूछो उतना जवाब देने का। प्रोफेशनल आदमी कट टू कट बोलो हाँ। ये तो अपन जब इनफॉर्मली प्यार से बैठते हैं, इमोशनली तो बहुत बात करते हैं इधर उधर की, बिना पूछे भी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में तो कट टू कट चलने का ना दादा। बोलो हाँ, पूछो उतना जवाब दो। यहाँ आके हमारे सोगा के सारे पीवाई को समाप्त हुए। अब अपन फटाफट से एमटी क्वेश्चन, एमटीपी में बहुत सारे क्वेश्चन है, रिपीट भी बहुत सारे। अब आओ इसके 311 नंबर पेज पे। देख रहे हो आप, पिंक कलर के जितने क्वेश्चन है सब सोगा के हैं, ग्रीन कलर के जितने मार्क किए वो सारे पार्टनरशिप के हैं, और पर्पल वॉयलेट कलर से जो मार्क किए वो सारे बाकी चैप्टर की कलर थीम तो आपको पता ही है, हमेशा वही चलती है अपनी, है ना। बढ़िया। ये क्वेश्चन का आंसर तो मैंने खुद ने भी लिख के भेजा था, आपको याद है। सैमुअल अग्री करता है, आधा माल जल गया है, आधा अभी लोड नहीं किया था, ऐसा कुछ है। सैमुअल अग्री करता है कि 100 गठाने कॉटन की खरीदूंगा मिस्टर वरुण से, और उनके लार्ज स्टॉक में से उसने कुछ लोगों को भेजा है कि जाओ उनके लार्ज स्टॉक में से गुड्स की डिलीवरी लेके आओ। 60 बेल्स ही पैक हो चुकी थी, इतने में एक एक्सीडेंटल फायर हो गई और पूरा का पूरा जल गया, इंक्लूडिंग द 60 बेल जो ऑलरेडी पैक हो चुकी थी। सेल ऑफ गुड्स तब हो जाती है जब गुड्स एसर्टन हो जाएं, अप्रोप्रिएट हो जाएं। 60 बेल्स अप्रोप्रिएट हो गई थी, पैक हो गई थी, तो जैसे ही वो, और बायर का एजेंट तो वहीं खड़ा है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, तो उतने की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो 60 बेल्स का नुकसान तो बायर बेयर करेगा, बाकी जो उनका लार्ज स्टॉक जला है उसमें वो जो 40 है वो तो सेलर बेयर करेगा। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सोगा, बताइए कौन कितना बेयर करेगा। तो 60 बिल का बायर करेगा, बची हुई का सेलर करेगा। इजी क्वेश्चन एकदम, है ना, इजी है। 320 हाथी बकरी। सोगा के प्रोविजंस को देखते हुए बताइए कि जब गुड्स बायर को सोल्ड ऑन अप्रूवल हो अथवा सेल एंड रिटर्न बेसिस पे उस तरह के टर्म्स पे हो तो प्रॉपर्टी कब पास होती है। ये तो फर्स्ट पार्ट है इसका, पेज नंबर 320 पीडीएफ का। प्रणाम रोहन, बहुत बार याद किया मैंने भी बीच बीच में तुझे। मिस्टर्स प्रीति एक मोटर कार खरीदती है जो उन्होंने मिस्टर जोशी को दी, सेल ऑन रिटर्न। ओ ये आर और के पास एक टू व्हीलर वाला जो एग्जांपल है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाथी बकरी आया, इजी। सेल और रिटर्न में प्रॉपर्टी कब पास होती है, जब वो गुड्स एक्सेप्ट कर लेता है, और एक्सेप्ट कितने तरीके से करता है वो आपको तरीके लिखने हैं। अगला क्वेश्चन पेज नंबर 328 पे, पीडीएफ का पेज नंबर 330। मिस्टर सैमुअल आ रहा है रिपीट, अब रिपीट बहुत सारे होंगे, आप चिंता मत करो, जल्दी ले जाएगा, सारे तीनों चैप्टर के करा के उठेंगे आज। पक्का मैच कर रहे हैं, चलो भाई वे। अगला है इस पे एक और क्या, नहीं, अगला है पेज नंबर 339 337 सैमुअल, सेम क्वेश्चन, फेमस। इनमें से कई सारे क्वेश्चन के आंसर बंदे ने खुद ने टाइप करके फॉर्मेट में डाल के भेजे, रेलेवेंट प्रोविजन वगैरह पूरा व्यवस्थित करके, हाँ या ना। हाँ बस फिर ठीक है। 354 354, इतनी भी सीट आ जाती तो हमको चल जाता। 356, ओ ये तो बिल्कुल क्वेश्चन, बलम सामे, हाँ सामे, सामे टू सामे, बोलो हाँ, एकदम सेम है। यूट्यूब लाइव कोई देख रहा हो तो देख मेरा क्या भाई, अपने ओपन स्पेस में रख दिए, रेन से आपके गुड्स खराब हो गए, इसमें हमारी गलती, आपको ले जाने थे, गलती आपकी। चलो 362 वुडवर्थ इन एसोसिएट्स, बताओ क्वेश्चन खत्म हो गए, हमारी पढ़ने और पढ़ाने की हिम्मत खत्म नहीं हुई। पिछले 2-2.5 महीने से देख रहे हो आप लोग, 2 महीने से ऊपर हो गया अब तो, बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। चलो 364 सेम क्वेश्चन, 362 की बात से 362 था ये, अब है 371। ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये नया है, ये देखेंगे। देखें, गुड्स के प्रकार के हिसाब से बताइए इन ट्रांजैक्शन को देख के एबीसी की, बताइए कि इनमें कौन से वाले गुड्स हैं।
एक होलसेलर है कॉटन का, 100 बेल्स उसके गोडाउन में पड़ी है, उसमें से 50 बेल्स को देने की बात करता है और वो सिलेक्ट भी हो गई हैं और रख भी दी असाइड पैक करके। एग्जिस्टिंग गुड्स का स्पेसिफिक वाला, स्पेसिफिक एंड ascertained, existing. A agrees to sell B 1 packet of sugar out of lot of 100 packets lying in his shop. Existing but unascertained. Existing but unascertained. देख ले जरा इनने नीचे क्या उत्तर दिया है, बाद में चेक करना आप। टी ने अग्री किया है एस को बेचने के लिए वो सारे एप्पल जो मेरे इस गार्डन में इस साल उग जाएंगे। फ्यूचर गुड्स। आया 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ रहे, बताओ यार, मजा नहीं लाइफ। वाह 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 वाह। एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं ये कर लिए ना, तो किसी देखो अपनी बुक पढ़ ली तो मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैं आज सेशन करा रहा हूं ये कर लिया तो फिर किसी किताब को देखने की जरूरत नहीं। हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर देख लेना एक बार, या इन्हीं के आंसर पढ़ने की भावना हो तो पढ़ लेना एक बार। आया मजा? जनवरी में तो फोड़ देने का। हाँ ये चलो पेज नंबर 372 ये भी है। ए कौन है जल्दी बताइए? बायर का एजेंट। उसने गुड्स ले लिए रेलवे अथॉरिटीज से और अपने ट्रक पे लोड कर लिए। इस दौरान रेलवे अथॉरिटी को नोटिस आया बी से, कभी यह गुड्स को रोक दो क्योंकि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। बताइए कि क्या वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकती है रेलवे? नहीं, क्योंकि ट्रांजिट का, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट तभी खत्म हो जाता है जब गुड्स बायर या बायर के एजेंट के पास पहुंच जाए, चूंकि उसके पोजीशन में जा चुके हैंगे, इसलिए ट्रांजिट है ही नहीं, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या करोगे? नहीं कर पाओगे। चलो 381 खुशी होती है ना यार, अच्छा जा रहा है। 381 सबसे ज्यादा फटी हुई इसी चैप्टर में रहती है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ जाएंगे, प्रैक्टिकल का क्या होगा? 381 ओ 383 सामे एकदम बलम सामे। ओहो हो 398 पेज नंबर 400। तूने कैसे निकाल के रख रखे हैं? अच्छा वो कदर ढूंढ ढूंढ के पहले से निकाल। हाँ जी इस पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, अवयुक्त वाला देखना जरा। अवयुक्त ने 100 किलो गेहूं खरीदे भास्कर से 30 रुपए पर केजी पे। भास्कर ने बोला कि गेहूं मेरे वेयरहाउस में पड़ा है किशोर की कस्टडी में। मतलब जेठालाल ने बोला कि माल गोडाउन में पड़ा है मगन की कस्टडी में। याद आया ना? बहुत बढ़िया। वेयरहाउस कीपर किशोर ने अभियुक्त को बोल भी दिया कि आ जाओ भैया आपका माल मेरे पास पड़ा है, तब तक मैं आपके बिहाफ पे लेके बैठा हूं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, बहुत बढ़िया। अभियुक्त वेयरहाउस से गुड्स खरीदता, उसके पहले एक बाढ़ आ गई और सारा गेहूं उस वेयरहाउस की बाढ़ में जाके बह गया। अभियुक्त बोलता है कि मेरे को मेरा पैसा वापस दे दो क्योंकि डिलीवरी तो हुई नहीं थी। क्या ऐसा हो पाएगा? एक तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, रिस्क पैसेज विद ओनरशिप, दूसरे यहाँ तो डिलीवरी भी हो गई है। कौन सी वाली? कंस्ट्रक्टिव। अब आपने जाके नहीं, तो इसमें हमारी कोई गलती ना हैगी। बोलो हाँ, इसलिए आप ही भुगतो, तुम्हारी तुम जानो। बोलो आया? चलो चलो एकदम हाथी बकरी जी। हाँ अगला पेज नंबर बोल। 408 मतलब पीडीएफ का 410। ओ हो कहाँ गया ये? हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। सोहन गेहूं बेचता है, विनोद उसके पास आया और बोले मेरे को यार कुछ बढ़िया क्वालिटी का गेहूं दिखाओ। विनोद सेटिस्फाइड हो गया गेहूं की क्वालिटी से, तो सोहन ने बोला कि ठीक है 100 बैग आपको चाहिए, मैं बेच दूंगा। कितनी तारीख को? 10 जून को। डिलीवरी कब होनी है? 3 महीने बाद 10 सितंबर को। गुड्स डिलीवर होते उसके पहले सोहन को एक अनादर कस्टमर मिल गया, विक्रम, जो ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है। सोहन ने गुड्स किसको बेच दिए? विनोद को, क्योंकि गुड्स किसके पास है? सोहन के पास। विक्रम, एक मिनट, सोहन सेल्स द गुड्स ऑफ विनोद विच वर लाइंग इन हिज पोजीशन इवन आफ्टर सेल। हाँ एक मिनट, विनोद कौन? बायर। सोहन सेल्स द गुड्स ऑफ विनोद। हाँ विनोद के गुड्स किसको बेच दिए? विक्रम को। विक्रम को तो पता ही नहीं कि भैया पीछे कोई दूसरा व्यक्ति भी था। बोनाफाइड परचेजर। हाँ सेक्शन 30, सेल बाय अ seller in possession of goods with buyer's consent to a bona fide purchaser. Although seller का टाइटल, सोहन का टाइटल बैड है क्योंकि विनोद ओनर बन चुका है, बट स्टिल अगर किसी बोनाफाइड परचेजर ने खरीदे तो उसको गुड टाइटल
मिलेगा, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट का एक्सेप्शन। अब ये मत ढूंढते फिरना कि कोई बता दे टीचर यूट्यूब पे कि बेटा ये 4 टॉपिक, एक तो इम्प्लाइड कंडीशन वारंटीज इंपॉर्टेंट है, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट इंपॉर्टेंट है, बस इंपॉर्टेंट ही ढूंढते फिरते हो पास होने के लिए। क्यों करना है ऐसा जब आप पूरा पढ़ सकते हो? बोलो हाँ, इंपॉर्टेंट भी दे दिया है ना। हम उस जापानीज कंपनी के जैसे हैं जो अमेरिकन कंपनी को जानबूझ के खराब क्वालिटी के नट बोल्ट भी भेजे थे, याद है? एज पर योर रिक्वायरमेंट बोल कैसे दिया यार कि मार्जिन ऑफ एरर पर 1000 पीस पे एक डिफेक्टिव पीस। याद है ना कहानी? नहीं सुनाई आपको मैंने? नहीं सुनाई? सुनाई थी। अमेरिकन कंपनी ने जापानीज कंपनी को ऑर्डर दिया कि हमको इतने लाख कुछ नट बोल्ट या कुछ पीस चाहिए मशीनरी के, और पर 1000 पीस पे एक डिफेक्टिव पीस आएगा तो चलेगा, उससे ज्यादा मार्जिन ऑफ एरर नहीं होगी। जापानीज कंपनी को मिर्ची लग गई, उनने कंसाइनमेंट भेजा शिप से सारे नट बोल्ट का, लाखों नट बोल्ट का जो भी स्पेयर पार्ट था, और एक डब्बा अलग से भेजा, बोले डिफेक्टिव पीसेस एज पर योर रिक्वायरमेंट। आधी बात समझ में? तो जिंदगी में यार प्रीमियम से कम कुछ नहीं होना चाहिए। बोलो हाँ, 2 महीने में भी सब पढ़ो, सब कुछ करो, छोड़ना क्यों? उसके बाद आईएमपी भी दे दिया, वो तो खैर बच्चों का खेल है। आया समझ में? ढूंढते मत फिरना फालतू फालतू यूट्यूब पे, फिर ढूंढो आपकी इच्छा। चलो पेज नंबर 416, 16 का डोला। ओ, अवयुक्त वाला क्वेश्चन भाई बलम सामे। चलो अश्मिका 426 निकालो बेटा पेज। है जी? हाँ 426 पे कौन सा क्वेश्चन था? ये रहा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे मार्क नहीं किया था मैंने। मार्क है तुम्हारे इसमें? है ना? ये मार्क नहीं है? मार्क ये वाला नहीं होगा, बाकी तो मार्क थे ना सारे। मिस्टर एक्स एक रिटेलर हैं जो दुकान चलाते हैं बच्चों के खिलौनों की। अपने को तो कोई मतलब ही नहीं है। एक बार उन्होंने होलसेलर से बहुत सारी टॉय कार खरीद ली सैंपल देख के। एक बॉय उनके दुकान पे आया, कुछ खिलौने खरीदे, उसमें से एक कार भी खरीद ली। जब बॉय ने वो कार खरीदी, उससे खेला तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और लड़के को लग भी गई उन टुकड़ों से। देखो बच्चों को बचपन से ही सब टुकड़े टुकड़े हो जाता है, देख रहे हो आप? बड़े होके दिल के टुकड़े हुए तो क्या हुआ? बचपन में ही कार के टुकड़े हो रहे हैं। ये वो कैटापुल्ट वाला। मिस्टर एक्स रिटेलर बाउंड टू पे कॉम्पेंसेशन है लड़के को, क्योंकि बच्चा इंजोर हुआ। ड्यू टू दिस इंसिडेंट द रिटेलर इन टर्न सूड द होलसेलर टू क्लेम द इंडेमनिटी फ्रॉम हिम। कॉम्पेंसेशन उसने मांगा, तो ब्रीच ऑफ वारंटी का कॉम्पेंसेशन ले सकते हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन का नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपने इंटर्न आगे किसी को सोल्ड कर दिए, और अगर आगे किसी को सोल्ड कर चुके हो इट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। माना कि गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, ठीक, तो अगर सैंपल के हिसाब से नहीं तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है। पर आपने आगे क्यों बेचे? आगे बेच दिए तो उसको तो आप डैमेजेस दोगे, और वो कार लौटा भी सकता है और पूरी प्राइस भी वापस मांग सकता है। पर आप जो है रिटेलर, वो होलसेलर से सिर्फ क्या ले सकते हैं? डैमेजेस, क्योंकि नाउ इट हैज ऑटोमेटिकली बीइंग ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। बोलो आया? बहुत बढ़िया। 426 था ना ये? 434। 5:30 की डेडलाइन रखते हैं, 5:30 पे हम लोग सेल ऑफ गुड्स खत्म कर देंगे। सोनल वाला है, सेम टू सेम। चलो 434 हो गया। 444। धीरज एक शॉप चला रहे थे, पढ़ लेंगे क्वेश्चन अच्छा है। धीरज एक शॉप चला रहे थे, गुड क्वालिटी वॉशिंग मशीन बेचते थे। मिस्टर विशाल उनके पास आया और बोला कि यार मेरे को एक मशीन दे दो जिसमें वुलन क्लॉथ धो सके। धीरज ने उसको एक मशीन दिखाई, बोले ये बहुत बढ़िया है, तो विशाल ने खरीद ली, पेमेंट कर दिया। बाद में जब वो मशीन डिलीवर हुई विशाल के घर पे, तो उसने देखा कि यार मशीन तो गलत है, इससे वुलन क्लॉथ्स, अरे तो टेबल फैन और टेबल फैन और एग्जॉस्ट फैन जैसे ही है। बहुत बढ़िया। गलती किसकी? सेलर की, जो बोला वो नहीं भेजा, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं गुड्स। चलो अगला पेज नंबर 454। हाँ, समर सेकेंड हैंड कार ढूंढ रहा था, इसके लिए वो कार वाला 007 के पास गया।
आजकल आपको नाम रखना बहुत आसान हो गया है। पूछो कैसे? आप जो करते हो उसके आगे वाला लगा दो। बोलो हाँ। चाय वाला। आप जो पढ़ाते हो, मैं लॉ वाला, समझ रहे हो? चश्मा लगाया चश्मा वाला, घड़ी पहनी घड़ी वाला, बाल है तो बाल वाला, समझ रहे हो? मतलब नाम रखने में मेहनत ही नहीं करना इंसान को। लोग आजकल टाइम मतलब गधे भी आलसी हो गए हैं। नाम रखने में कौन मेहनत करे? जो करते हो, ये डब्बी डिब्बी वाला, बॉटल बॉटल वाला। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ब्रांड है कि आप जो है हमारे वो वाले भाई बहन हो, बोहरा भाई बहन, समझ रहे हो? क्योंकि बोहरा भाई बहन के सिने समझ में आते थे यार। चक्की वाला, मिक्सी वाला, फर्नीचर वाला, डसने वाला, ये बढ़िया है। अच्छा डसने वाला नहीं, डसने वाला, वाला नहीं डसने वाला। अब वो तो अपन वाला पढ़ लेते हैं, नहीं तो आदमी बोले डसने वल्लाह, वल्लाह, समझ रहे हो? चलो भाई, तो ठीक है भैया, पैसा कमाने के लिए सब चलता है, जिसको जैसे कमाना है कमाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, तो किसके पास गए? कार वाला। टिंग टिडिंग 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 डिडिडिंग 007। थोड़ा सा स्पाई थ्रिलर का फील आना चाहिए ना। तो कार वाला 007 क्या है? ये नाम है। वहां गए कौन? समर। क्या लेने? सेकेंड हैंड कार। आया समझ में? ये मेरा पहला हाथ, ये मेरा दूसरा हाथ। इस हाथ से कार चलाऊं तो सेकेंड हैंड कार, इस हाथ से चलाऊं तो फर्स्ट हैंड कार। ऐसा अर्थ गलत हो जाता अगर कोई बताता तो। आया समझ में? सेकेंड हैंड का अर्थ ये नहीं है। वो तो है सही, सही में भी सही जगह पे। प्री ओन कार्स। सेल्स मैनेजर कार वाला 0 से, थोड़ी बहुत मजाक कर रहे भाई, इतनी देर से पढ़ रहे। उसने 3 कार दिखाई जो पार्किंग में खड़ी थी ऑफिस के बाहर। समर ने उसमें से लाल रंग की वैगन आर गाड़ी पसंद कर ली। सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद, कार की प्राइस भी रिसीव करने के बाद, सेल्स मैनेजर ने गाड़ी की चाबियां दे दी समर को। लेकिन जब समर पार्किंग में आ रहा था गाड़ी पिक करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रिक का पोल जो वहां खड़ा था वो गिर गया कार पे, और कार पूरी तरह से डैमेज हो गई। समर ने रिपेयर एक्सपेंसेस मांगे कार वाला 007 से, क्योंकि कार उसको डिलीवर नहीं हुई है। सोगा के प्रोविजंस के हिसाब से बताइए कि कार वाला 007 लाइबल है क्या? रेस्पेरिट डेमिनो, रिस्क पासेस विद, और इस केस में चाबी आना सिंबॉलिक डिलीवरी। और डिलीवरीज पे तो बात ही खत्म हुई, डिलीवरेबल स्टेट में तभी हो जाती ना। कार डिलीवरेबल स्टेट में है और आपको नोटिस है, वैसे ही क्योंकि ओनरशिप पास हो गई है, इसका मतलब अब जो भी गाड़ी को उसकी रिस्क बायर की, इसलिए इलेक्ट्रिक पोल गिरने का कुछ भी हिसाब किताब सेलर को देना नहीं है। चलो 464 आखिरी, इसके बाद एमटीपी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 464, ये तगड़ा क्वेश्चन है। रामविलास यादव एक फार्मर हैं और वो, उनके पास राहुल गांधी पहुंचे और एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए कि मेरे को 100 क्विंटल ऑफ पोटैटो चाहिए ताकि मैं उससे सोना बना सकूं। 100 सीट आ गई तो डर थोड़ी जाएंगे। 100 भी नहीं, क्या एक कम? चलो अगली बार 100 पार। चलो देखते हैं। तो अन्ना चिप्स कंपनी अप्रोच करती है रामविलास नाम के फार्मर को कि 100 क्विंटल पोटैटो दे दो जो आपके खेत में बिकेंगे 1000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से। अन्ना चिप्स फ्यूचर गुड्स, अभी तो उगेंगे, अभी उगे ही नहीं है। आया? और कुछ तो ऐसे हैं जो उग ही रहे हैं, सालों थे। वो 70 की उम्र में भी देश के युवा नेता ही रहेंगे। सिर्फ शादी न करने से कोई व्यक्ति युवा नहीं रहता जिंदगी भर, एंड आई नो दैट। बोला ना खुद के बारे में, किसी और को उड़ाने के लिए दे रहा हूं क्या मौका? अन्ना चिप्स कंपनी ने पेमेंट भी कर दिया, लेकिन डिलीवरी 6 महीने बाद मिलेगी, जब 100 क्विंटल पोटैटो उग जाएगा। पोटैटो, पटाटा, पटाटा से बटाटा बना, इसलिए तो पोटैटो को बटाटा बोलते हैं। क्या ज्यादा हो रहा है? वापस इतना ध्यान से। डिलीवरी होती उसके पहले पोटैटो की क्रॉप क्या हो गई? बाढ़ में बह गई। अन्ना चिप्स कंपनी ने बोला कि हमको हमारा पैसा वापस कर दो।
रामविलास यादव ने बोला कि अब तो भैया अब तो कॉन्ट्रैक्ट वांटेड हो गया, अब आपको कुछ पैसा वैसा मिलने वाला नहीं है। क्या अन्ना चिप्स कंपनी बेचारी अपना पैसा वापस ले पाएगी? हाँ हाँ ले पाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि फ्यूचर गुड्स में जब तक गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं आते तब तक सेल, ये तो सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल है, और अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है। इसलिए अभी आप जो भी नुकसान है वो आपका है, हमको हमारा पैसा वापस कर दो। जी भाई एमटीपी के सारे क्वेश्चन हो गए, 4-5 मिनट बचे हैं, फटाफट से देख देख के बताना क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्या। पेज नंबर 142 पे आओ। अब आरटीपी के क्वेश्चन कर रहे हैं। पीवाईक्यू के सारे प्रैक्टिकल कंप्लीट, एमटीपी के ऑलमोस्ट सारे, जो रिपीट थे मैंने छोड़ दिए, रिपीट छोड़े अपन ने और हो गए वैसे, और आरटीपी के सारे कर रहे हैं फटाफट से। कॉन्ट्रैक्टेड है नहीं ना ये, सो गए। 142 पीडीएफ का पेज 144, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। जे फिएट कार का ओनर है, उसने अपनी कार बेचने के लिए पी नाम के एक मर्केंटाइल एजेंट को रखा और बोला 50,000 से नीचे मत बेचना, लेकिन उसने 40,000 में कार बेच दी। बायर ने गुड फेथ में वो कार खरीदी, उसको मालूम ही नहीं कि क्या धोखाधड़ी हुई है। पी ने वो पैसा खा पी भी गया, मिसअप्रोप्रिएट कर दिया, मतलब हेरा फेरी कर दी पी ने उस पैसे की। जे ने ए को सू किया है रिकवर करने के लिए कार, कर पाएगा? बोले नहीं। ए कौन? नेमोडेट क्वाड नॉन हैबिट का एक्सेप्शन। तो मर्केंटाइल एजेंट से अगर किसी ने गुड्स खरीदे हो गुड फेथ में और फॉर वैल्यू, तो फिर वो ट्रू ओनर है, उससे तो आप गुड्स वापस नहीं ले सकते। हाँ आप अपने एजेंट को सू कर सकते हो जो भी घोटाला हुआ उसके लिए, पर वो पूछा नहीं। प्रश्न ये है कि जे वुड सक्सीड और नॉट, ए को सू करने में, ए को सू करने में जे वुड नॉट सक्सीड। पी का क्या करेंगे वो पूछा नहीं है ना। अगर वो पूछ लेते कि क्या पी से वो पैसा मांग सकता है, तो बोले हाँ मांग सकता है, पूरा 50। तेरे को बोला था 50 से कम में मत बेचना, तूने 40 में बेची, तो 40 की हेरा फेरी की वो तो लौटा दे, और 10 कम में क्यों बेची वो भी तेरी गलती, वो भी मेरे को तू दे, तू भुगत वो लॉस। तो अगर पी से मांगता तो कितने मांगता? पूरे 50। बोलो आया पक्का? हाँ। पेज नंबर 157 पीडीएफ का 159, दो बढ़ाते जाना। क्वेश्चन देखो भाई। राम ने श्याम से बोला कि मेरे को टूरिंग, समझ में नहीं आएगा आज का? प्रेम भाव अपनी जगह। दो बातें मैं भी सुन के आया हूं, है ना समझ में, कि आपकी क्लास में क्यों हुआ ये। बड़े हैं तो अधिकार है बोलने का, ये ज्यादा माथे पे चढ़ा लिया मेरे को, ये भी सुनने को आया है। आया समझ में? मेहनत पूरी करते हैं, तुम लोग 2 महीने वाले हो और तुम सब मेहनत कर रहे हो, इसलिए कुछ बोला नहीं। मैं हमेशा टाल देता हूँ कि चलो यार, बेचारों को कॉलेज का सुख नहीं है, कॉलेज का मुंह नहीं देखा 12th के बाद जिंदगी में, ग्रीन डे व्हाइट डे कुछ मना नहीं पाते ढंग से, तो मैं कुछ बोलता नहीं। बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसका फायदा उठाओ, है ना समझ में। हाँ लिमिट में रहने का भाई, प्रेम भाव अपनी जगह, और सबको बोल रहा हूँ ओवरऑल। तो सुनो फिर, मस्ती मैं करा रहा हूँ ना, मस्ती मेरे साथ करो जितनी करनी, आपस में मत करो, है ना समझ में। हाँ तो काय के लिए चाहिए कार? टूरिंग पर्पज के लिए, ताकि मैं अपना प्रोडक्ट टूर कर करके प्रमोट कर सकूं, सेल। तो श्याम ने बोला मारुति की गाड़ी ले लो, ये बढ़िया रहेगी। तो ये तो भाई 16(1) बायर ने अपना पर्पस बता दिया, सेलर गुड्स में डील करता हो ऑर्डिनरी, और अगर वो के ऊपर रिलाई भी कर रहा है उसके जजमेंट पे, और फिर गुड्स अगर उस पर्पस को फिट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, अथवा केवीएट टेम्पर का एक्सेप्शन भी यही है, जब पर्पस बता दिया हो। तो गलती किसकी इसमें? सेलर की। बोलो हाँ। मारुति गाड़ी तो किसी भी पर्पस के लिए फिट नहीं है ऐसे देखा जाए तो, बुरा मत मानना, हेवी पर्पसेस के लिए फिट नहीं है, ऐसे बुरा मत मानना कोई, हेवी पर्पसेस के लिए फिट नहीं। बाकी ऐसे सिटी विटी में चलाओ तो बढ़िया गाड़ी है। आप सोच रहे हो कि हाईवे वगैरह पे जा रहे हो और सेफ्टी इज योर प्राइम कंसर्न, तो नहीं नहीं नहीं, गो फॉर जर्मन। और अगर नहीं तो फिर उसके बाद जिसकी बिल्ड क्वालिटी आप और सेफ्टी टेस्ट अगर आपने चेक कर रखे हो, तो फिर इंडियन ब्रांड पे भी आप जा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम। इवन मारुति के भी जो बड़े वेरिएंट्स आते हैं, जो बाहर हाईवे पे चलाने के लिए, जिनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, नंबर ऑफ एयरबैग्स अच्छे हैं, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, तो मारुति की भी वो गाड़ी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ किसी ब्रांड से हमको प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये क्वेश्चन सेम आ गया प्रीति और जोशी वाला, जो 2 व्हीलर था उसकी जगह 4 व्हीलर कर दिया, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। आगे पेज नंबर 175 177 आ जाना, यानी कि भाई देखो यार, ये क्वेश्चन अब की बार 200 बेल कॉटन की बेची, 100 बेल्स बाय लॉरी एंड 100 बेल्स बाय रेलवे। लॉरी वाली तो उसको रिसीव हो गई,
लेकिन रेलवे वाली अभी रिसीव नहीं हो, उतने में बैंकरप्ट हो गया, तो उसने रेलवे को बोला कि रोक दो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर दो। तो क्या पॉसिबल है ये? हाँ, याद आया वही 50 उसने ले ली थी, 450 ट्रांसपोर्ट में जा रही थी, सेम वो का वही है। जो नहीं पहुंचा है उसको आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हो, जो पहुंच गया उसको स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकते। बंसी भैया और विवेक वाला क्वेश्चन है ये। अगर गुड्स जिस पर्पस के लिए आपने हमको पर्पस नहीं बताया, पर वो किसी ने किसी पर्पस के लिए तो फिट है ना, तो आपको या तो पर्पस बताना था, पर्पस नहीं बताया तो हमने आपने जो बोला वो भेज दिया। और अगर वो आपका कोई पर्टिकुलर पर्पस, यहाँ पर केविएट एम्प्टर प्रॉपर लगेगा, बोलो हाँ। अगर आपको कोई पर्पस है, आपको यूनिफॉर्म बनानी है, तो आपको बताना था कि भाई डार्क ब्लू कलर का कपड़ा यूनिफॉर्म के लिए भेजो, आपने डार्क ब्लू कपड़ा भेजा, बोला हमने भेज दिया। अब डार्क ब्लू कपड़ा तो उससे मोजे बन सकते हैं, कैप बन सकती है, बहुत कुछ बन सकता है। अब आपकी यूनिफॉर्म सिल नहीं पा रहा है, टेलर बोले इससे सिलाई नहीं रहा है मेरे से, तो प्रॉब्लम आपकी है। आपने पर्पस नहीं बताया, आपने सिर्फ कपड़े का कलर बताया, तो इस केस में केविएट एम्प्टर लगेगा। और यहाँ पर बायर की जिम्मेदारी है, बायर गुड्स रिसाइंड कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करके गुड्स का डैमेजेस मांग नहीं सकता है, ना ब्रीच ऑफ वारंटी ना ब्रीच ऑफ कंडीशन है। बोलो आया? बहुत बढ़िया। अगला पेज नंबर 188, मतलब 190 ऑफ द पीडीएफ। क्लासिफाई द गुड्स कर लिए हमने। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन गुड्स का प्रकार बता दो, इनमें से कौन सा वाला है, अभी करके आए। अगला क्वेश्चन, सूरज ने अपनी कार बेची किसको? सोहन को 75,000 में। सेटिस्फेक्शन हो गया, सोहन ने 25,000 दे भी दिए, पोजीशन भी ले लिया, बचा हुआ अमाउंट 1 महीने में दे दूंगा। बाद में उसने बचा हुआ अमाउंट देने से मना कर दिया, ये बोल के कि कार गुड कंडीशन में नहीं है। बताओ क्या रेमेडी अवेलेबल है? राइट अगेंस्ट द बायर, बस, क्योंकि गुड्स का पोजीशन तो जा ही चुका है। अनपेड सेलर, राइट अगेंस्ट द बायर। अगला, जे के पास एक कार है, वो बेचना चाहता है 50,000 में, लेकिन ओ एजेंट ने 40,000 में बेच दी। अभी करके आए नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट का एक्सेप्शन। बहुत बढ़िया। बाकी सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं, 2 मिनट में और देख लो। मिस्टर अमित सेल्फ सर्विस मार्केट में, हाँ, क्या खरीद रहे थे? कोल्ड ड्रिंक की बोतल शेल्फ से उठाई मिस्टर अमित ने सुपरमार्केट से, और वो बोतल एग्जामिन करते करते उनके हाथ में ही फूट गई, बोतल टूट गई, फूट गई, जो भी हुआ, और उससे वो क्या हो गए, इंज्योर हो गए। उनने डैमेजेस के लिए सूट फाइल की मार्केट के ओनर के ऊपर। सोगा के तहत बताइए कि क्या वो सक्सीड होंगे? नहीं। गुड सोल्ड शुड बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, और मर्चेंटेबल क्वालिटी ये है कि आमतौर पे कोई भी इस तरह की बोतलें हाथ में लेते ही अपने आप एक्सप्लोड नहीं हो जाती, फूट नहीं जाती। इसलिए यहां पर अग्रीमेंट टू सेल में भी, अग्रीमेंट टू सेल है, खरीदने तो आया था ना, अग्रीमेंट उठाई ली थी ना उसने खरीदने के लिए, अग्रीमेंट टू सेल हो गया, एग्जिस्टिंग गुड्स हैं। बोलो हाँ, इवन अप्रोप्रिएट हो गए, उठाई ली उसने खरीदने के लिए, एग्जाम ही नहीं करा, बस खरीदने ही वाला है। अग्रीमेंट टू सेल ही मानो, चलो एक्चुअल सेल नहीं भी एग्जामिन कर रहा है, तो उसके बाद भी गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के तो होने चाहिए, और अगर मर्चेंटेबल क्वालिटी के नहीं तो यहाँ पर सेलर लाइबल होगा। बोलो आया? ये देख के तो बोलो हाँ या ना यार। अगला पेज नंबर 217, फिएट कार वाला हो गया ये हमारा पहले। चलो अगला 227, मतलब 229 पीडीएफ का ट्वीट कोड आंसर लिख के भेज चुका हूं इसका। ट्वीट कोड, ट्वीट मींस खुरदुरा कोड। सुनो ध्यान से, मिस्टर जी ने पी से ट्वीट कोट खरीदा, जब उन्होंने कोट यूज किया तो उनको स्किन पे रैशेज हो गए, और उनकी स्किन तो बहुत ज्यादा एबनॉर्मली क्या थी, सेंसिटिव थी। लेकिन ये फैक्ट उसने सेलर को पहले बताया नहीं। मिस्टर जी ने आईसीआई फील्ड, और क्या बोलने इससे ज्यादा यार, मिस्टर जी ने कोर्ट में केस क्या करा, फाइल नहीं करा, फिल करा, फिल। मिस्टर जी ने कोर्ट में केस फिल करा, ठीक है भैया, फिल करा डैमेजेस रिकवर करने के लिए। तो क्या वो डैमेजेस रिकवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पूछो क्यों? केविएट एम्प्टर आपने बताया नहीं ना, आपकी गलती। अगला क्वेश्चन 228, अगली पेज। मिस्टर आर के पास टू व्हीलर है, पहले ही कर लिया सेल ऑफ रिटर्न पे। प्रीति और जोशी वाला, आर और के वाला सेम टू सेम क्वेश्चन। क्या खत्म हो गया आईसीआई के पास?
अभी तक है। अब क्वेश्चन का लॉट नया निकल के आएगा, इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज एजेंसी में। ठीक, इसके अलावा बाकी जो टॉपिक्स हैं उनमें तो भाई कोई दिक्कत वाली बात ज्यादा है नहीं, है ना। 230 तो 228, अब है 240, पेज 240। अर्चिका ज्वेलरी शॉप पे गई, बैंगल देखे व्हाइट पॉलिश, क्यों ये सोनल वाला ही है क्या, सेम टू सेम रूबी स्टोन वाला, यहाँ पर पॉलिश बदल दी बस, बाकी प्रोविजन सारे सेम टू सेम है। 200। प्रशांत हाँ मिठाई की दुकान पर जाता है, बोलता है मेरे को 1 किलो बर्फी दे दो, अगर स्वीट्स फ्रेश हो तो। सेलर ने कहा सर ऑल माई स्वीट्स आर फ्रेश एंड ऑफ गुड क्वालिटी। प्रशांत बोलता है कि ठीक है फिर मेरे को बेच दो, और एक पीस ऑफ बर्फी का टेस्ट भी करके देख लेता है कि वो अच्छी है या नहीं। सेलर गिव्स हिम 1 पीस टू टेस्ट। प्रशांत उसकी क्वालिटी को अच्छा पाके सेलर को बोल देता है कि पैक कर दो। घर पहुंचने पे पता लगता है कि बर्फी स्टेल यानी कि बासी है, फ्रेश नहीं है, बस जो टेस्ट कराई थी वही फ्रेश थी। दुकानदार इस केस में क्या है, जल्दी बोलो। दुकानदार इस केस में है ऑन। कैसा है दुकानदार, ऑन। ऑन मीन्स चालू। गुड। चालू बंद, ऑन ऑफ, तो दुकानदार क्या हुआ, चालू, ऑन। अच्छा था यार ये, मतलब आप क्यूटनेस नहीं देखते उसके पीछे की। थैंक्स। प्रशांत इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहता है। सेल ऑफ गुड्स बाय सैंपल एंड द बल्क इज नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग विद द सैंपल। डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते, पर सैंपल देखो एक से, हाँ इसमें तो दोनों आ गए ना, सेल एज वेल एज इसके। एक तो उसने बोला कि फ्रेश है तो डिस्क्रिप्शन, और चखाया तो सैंपल, तो गुड्स दोनों से मैच करनी चाहिए। तो गुड्स यहां तो दोनों से मैच नहीं कर रहे ना, क्योंकि एक तो बासी है और दूसरा सैंपल तो कुछ और ही खिलाया था, ये तो बासी निकली, दोनों से मैच नहीं कर रहा है, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। और होलसेमनेस भी लग जाएगा, तीनों लग रहे हैं, आप तीनों लगाओ। ऑल्सो फर्दर in case of edible goods the goods should be merchantable, that is wholesome, and since stale goods are never wholesome, not shuddha, therefore it is a breach of, absolute breach of all the conditions, sample भी, description भी, sample as well as description भी, और merchantability। करेला नीम चढ़ा और कड़वे तेल में तला, सारी गलतियां हो गई हैं, बोलो हाँ। तो अब तो सेलर लायबल हो गई होगा। आकांक्ष ने टेलीविजन सेट खरीदा जेठालाल से, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर से, और बोला कि भैया 3 दिन तक टीवी चला के देखूंगा और सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तो ही आपको खरीदूंगा, नहीं तो रिटर्न कर दूंगा। तो सेल ऑन रिटर्न बेसिस है ये, ठीक। इस दौरान अर्थक्वेक आया और वो टीवी उसके घर में स्पॉइल हो गया, तो लाइबल कौन होगा, रिस्क पासेस विद ओनरशिप। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, ओनरशिप पासेस ओनली व्हेन द गुड्स आर अप्रूव्ड। चूंकि सेकंड डे अभी 4th 5th 6th 7 डे नहीं है, तो अगर दूसरा ही दिन है, 3 दिन के लिए भेजा था, बोलो हाँ, तो अभी तो अप्रूवल का टाइम पीरियड ही चल रहा है, और इस दौरान अप्रूवल दिया ही नहीं अभी तो ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं है, तो ओनरशिप अभी भी सेलर की है, तो गुड्स का लॉस कौन बियर करेगा, जेठालाल बियर करेगा। रचित एक ऑक्शन अरेंज करता है एंटीक वॉल क्लॉक का। मेघा एक हाईएस्ट बिडर बिड करती है। जब बिड अनाउंस कंप्लीट होने जाती है तो ऑक्शनियर फॉल ऑफ हैमर करता है टेबल पे, बट सडनली हैमर टूट जाती है और ICAI नतमस्तक है हम कि उन्होंने ब्रेक की स्पेलिंग गाड़ी का जो ब्रेक लगाते वो वाली लिखी है, जबकि BREAKS होना चाहिए। हैमर टूट जाती है, और हैमर तो टूटती है, हैमर का एक टुकड़ा जाके घड़ी पे लगता है तो घड़ी भी टूट जाती है। अब मेघा ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करना चाहती है, क्या कर पाएगी, बोले हाँ कर पाएगी, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन में फॉल ऑफ हैमर तब कंप्लीट होता है जब हैमर नीचे गिर के उठे इंटैक्ट, बिना टूटे, और अगर नीचे गिर के उठी तो, लेकिन टूट के उठी तो फॉल ऑफ हैमर कंप्लीट नहीं हुआ, फॉल ऑफ हैमर कंप्लीट नहीं हुआ तो सेल कंप्लीट नहीं हुई, सेल कंप्लीट नहीं हुई तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो रिस्क ट्रांसफर नहीं हुई। इसलिए तुम जानो तुम्हारी टूटी घड़ी, मैं तो जारी, आ रही जा रही, समझ नहीं आ रही, आ रही समझ में बात। कूदफांद कर दी है छलांग मार दी है, बैठे कभी न बैक सीट, बनो तेरा स्वैगर, टिंग टी डिंग डिंग। धुन बोल दो ना यार, हर चीज बोलने की जरूरत थोड़ी है।
हो गए बस यार, सो गई सोगा करोगे जिंदगी में यार, और कोई चैप्टर नहीं क्या? एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया वाई को कि कार बेचूंगा, उनने प्राइस तो डिस्कस की नहीं। एक्स ने बाद में कार बेचने से मना कर दिया इस ग्राउंड पे कि भैया अनसर्टन अबाउट प्राइस है, इसलिए बोले प्राइस जो है कहाँ लिखा है, केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। देखो इसका आंसर देखते हैं ऐसे, इनने क्या दिया देख लेते हैं यार, कंफ्यूज नहीं हो जाए कहीं। वही बोल रहा था प्राइस एसेंशियल एलिमेंट। देखो ये क्या कह रहे हैं, हाँ क्योंकि सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस इतना एसेंशियल एलिमेंट, ये मैंने बोला था ना, ओनरशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल, है ना? तो अगर प्राइस इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट तो है, लेकिन अगर आप टोटली अग्री मतलब टोटली इग्नोर कर देते हो और शुरू में प्राइस डिस्कस नहीं भी करते हो, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका अग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता तो समझ में आता। लेकिन सेल ऑफ गुड्स इसका एक्सेप्शन याद है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर आपने प्राइस नहीं भी तय की हो तो बाद में फ्यूचर में डिसाइड हो सकती है, अगर कुछ भी डिसाइड नहीं हो तो रीजनेबल प्राइस पे करना। तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्स रिफ्यूज नहीं कर सकता है, कार बेचना पड़ेगी और वाई कैन लीगली डिमांड द कार, और एक्स क्या कर सकता है वाई से रीजनेबल प्राइस रिकवर कर सकता है। चलो ये भी हो गया। पेज नंबर अब सीधे सीधे 266 पे आ जाओ, 268 266। सी दुकानदार की दुकान से पाव लेके आया, उसके अंदर कंकड़ था, उसका एक दांत टूट गया खाते हुए, क्या राइट अवेलेबल? सेल ऑफ गुड्स बाय मर्चेंटेबिलिटी, होलसमनेस, ये तो क्लास में कर चुके, पढ़ाते समय बोल दिया था एग्जाम्पल, बोलो हाँ। तो दुकानदार ने क्या बोला कि हट पगले वापिस देने क्यों आ गया, कंकड़ के पैसे थोड़ी लिए थे तेरे से। बोले कान के नीचे बजाऊंगा, बंद तो वापिस रख, पूरे पैसे वापिस दे और डैमेजेस अलग दे। अब सीए का बच्चा कौन से पेन से लिखता है जल्दी बोलो? काले पेन से। अंकित को काला पेन चाहिए एग्जाम के लिए, सीए कर रहा है, ये आईसीआई का सटल मैसेज है। इस तरह के क्वेश्चन आरटीपी में देना कि ब्लैक पेन ही खरीदने जाना एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए ब्लैक पेन आया, सटल मैसेज है। वो गया स्टेशनरी की नियर बाय शॉप पे और दुकानदार से बोला ब्लैक पेन दे दो। दुकानदार ने उसको बोला कि ये ब्लैक पेन है, लेकिन पैकेट के ऊपर क्लियरली लिखा था कि ये ब्लू इंक का पेन है। अंकित ने भी इग्नोर कर दिया और पेन लेके आ गया। घर जाने के बाद उसने जब पेन चलाया तो वो ब्लू निकला। अंकित वो पेन रिटर्न करना चाह रहा है, बता दिए कि इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन का वायलेशन, ऐसा वो बोल रहा है। क्या अंकित ऐसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? ये जेठालाल वाला तो हम कर चुके हैं, अर्थक्वेक आ गया था। इसका आंसर देखो आईसीआई ने क्या दिया है, क्या बोल रहे हैं? सेल ऑफ डिस्क्रिप्शन है, अंकित कैन फाइंड द डिफेक्ट्स, क्लियरली मेंशन्ड है, हेंस रूल ऑफ केवेट एम्प्टर विल बी एप्लीकेबल। आया, मेरे को लग ही रहा था ये, क्योंकि कीवर्ड ये है कि पेन के पैकेट पे तो सामने नजर आ रहा है ना, तो जो चीज बायर को दिख सकती है एक बार उसको भी देख लेना। और आमतौर पर भी पेन आदमी चला के लाता है, आमतौर पे अपन पेन खरीदते हैं, एक ही पेन के 10 पीस भी खरीदते तो चला लेते हैं, क्या पता वो अंदर से निप टूटी हो या यूज किया हुआ पेन हो। अरे ना, सिंपल सा 2 रुपए का बॉल पेन भी खरीदते तो चला के लाते हैं। तो यहाँ गलती तो बायर की ही है, इसलिए सेलर लाइबल। इनफेक्ट क्या लगेगा, केविएट एम्प्टर। वो कीवर्ड ये है कि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि पेन के पैकेट पे क्लियरली लिखा था कि ये ब्लू इंक पेन है, ये खास बात आया ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाइए पेज नंबर 276 पे, पीडीएफ का पेज नंबर 278, दो बढ़ा लेना जल्दी से। ये अवयुक्त वाला हो चुका है पहले ही, है ना? प्रियांश ने आयरन विंडो का बोला, और ये विंडो की साइज प्रॉपर नहीं है आपके हिसाब से तो कट गई। ये क्या हम लकड़ी वाला कर चुके हैं? ले सकता है क्या प्रियांश अपने पैसे वापस? हाँ देख ले जरा। प्रियांश ने आयरन विंडो ऑर्डर किया आयरन मर्चेंट को नए घर के लिए। आयरन मर्चेंट अपने टेक्नीशियन को भेजता है विंडो की साइज लेने, टेक्नीशियन आके साइज लेता है विंडो फिटिंग के लिए। आयरन मर्चेंट डिस्कशन करता है टेक्नीशियन से और उसके बाद बताता है कि 5,000 रुपए विंडो के लगेंगे
जिसमें 1000 एडवांस लूंगा। प्रियांश 1000 एडवांस दे देता है बाकी का विंडो फिट होने के बाद। 3 दिन बाद जब टेक्नीशियन विंडो फिट करने की कोशिश करता है प्रियांश के घर पे, तो ये नोटिस करता है कि विंडो की साइज प्रॉपर नहीं है। तो भैया आपका आदमी देख के गया, नहीं हुआ, तो इसमें हमारी क्या गलती है ना? टाइल्स वाला नहीं है वो, ये नॉर्मल सेल ऑफ गुड्स में वो कंडीशन जब सेलर बायर अपना पर्पस सेलर को बता देता है, सेलर रीजनेबली उसमें डील करता है, और फिर गुड्स अगर जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है तो गलती फिर बायर सेलर की ही मानी जाती है। तो क्या प्रियांश को 4000 रुपए बैलेंस देना पड़ेगा? नहीं। और क्या वो 1000 का रिफंड मांग सकता है? हाँ, मांग सकते हैं। ये वही मर्केंटाइल एजेंट को अपॉइंट करता है, 4 की जगह वो 5 की जगह 4 लाख में बेच देता है। वो 40,000 की मोटरसाइकिल, वो जो था ना 50,000 की थी, 40,000 में बेच देता है। सेम। ये बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से, छोटा सा। ए अग्री करता है बी के साथ कि 10 दिन के क्रेडिट पे गुड्स बेच रहा हूँ, 10 दिन का क्रेडिट पीरियड हो गया खत्म, गुड्स अभी भी सेलर के पोजीशन में है, बी ने प्राइस पे नहीं की है, बी इंसॉल्वेंट हो गया है। ए रिफ्यूज कर देता है कि अब मैं डिलीवर नहीं करूंगा और राइट ऑफ लीन करूंगा। ऐसा कर सकता है क्या? बोलो हाँ। डायरेक्टली क्या समझाना है विशाल? राइट ऑफ लीन समझाना है। आया? मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन ठीक हैं, सारे हो गए हमारे, सारे ही हो गए हैं। एक आखिरी पेज नंबर 300 पे देख लो आप। क्या ये पहले पढ़ चुके हम? एक 299 पे भी देख लो। क्या ये पहले पढ़ चुके हम? चावल के साइज वाला एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन हो गए सेल ऑफ गुड्स एक्ट के, यहां पर आकर सारे।